Hey everyone, this is Shubhangi Agarwal. I welcome you all to the SM series. So, as chapter number 1, 2, 3 and 4 have been uploaded, then please do watch it if you haven't. And today we will be starting chapter number 5, that is business level strategies. So I request you all to open your books and then let's get started. Okay. So I will connect all the chapters so that you know what we are studying, then you can relate to all the chapters. Like I do like that I relate to every chapter, that what we have studied and now why we studied that chapter and what are we studying in this chapter. So as I told you in chapter number 1, there are 3 stages. There are 3 stages or levels in the organization. That is, first is functional level, second is business level, and third is corporate level. In the last lecture, that is chapter number 4th lecture, I discussed about the corporate level strategies. And today we will be discussing about the business level strategies. Okay. So in this, what does it mean? So it basically, in this chapter, what we are concerned about, like unlike last chapter, what we did, there we thought that what we will be studying, like if we want to expand, like what will be the situation of the organization, like in which state the organization want to be, whether it want to be in a stability position or whether it want to get its operations expanded, or whether there is any retrenchment process, or and the combination of these 3. ठीक है. सो हम लोग ने क्या पढ़ा, हमने अभी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज में हमने पढ़ा कि हम लोग को क्या करना है. हमारा सपोज ये बिजनेस है तो उसको हमको लाइक स्टेबल रखना है, या फिर जो है हमको एक्सपेंड करना है, या रिट्रेंच करना है, या कॉम्बिनेशन जो भी करना है, वो एज अ बिजनेस, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ होल के बारे में बात हो रही थी. ठीक है. बट अब बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, तो आपको पता है ना, दूसरे लेवल पे आ गए हम लोग, कॉर्पोरेट से बिजनेस लेवल पे आ गए. इसमें क्या होगा, इसमें आपको मैंने आई थिंक लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि एसबीयूज के हिसाब से हम अपना डिसीजन लेते हैं कि ये वाला एसबीयू, सपोज जो हमारा लाइक ये वाला सेक्टर है, ये वाला जो इन बिजनेस है, तो इसको हमने क्या करना है. ठीक है. इसको क्या मतलब फोर्सेस इफेक्ट करती हैं, क्या अगर सपोज हम लोग अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं या फिर किसी नए इंडस्ट्री में जाने वाले हैं, तो उसके लिए क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे जो हमें देखने पड़ेंगे. वही डिसाइड करेंगे कि क्या हमें उस इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं. वो कॉम्पिटेटिव फोर्सेस जो होती हैं वो आपके बारे में वो चीज डिसाइड करने वाले हैं. ठीक है. तो ये यहाँ पर इसमें इंट्रोडक्शन में आपका ये लिखा हुआ है. फिर आपके यहाँ पर बता रखा है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल. पोर्टर्स का ये माइकल पोर्टर जो है, उन्होंने बहुत सारे उन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है हमारे एसएम में, एंड ही इज स्टिल अलाइव. लाइक उन्होंने हार्वर्ड से पढ़ा था. ठीक है. सो उनका ये चीज भी आपको पोर्टर का आपको याद होगा कि हमने जेनरिक स्ट्रेटेजी पढ़ी थी. ठीक है. हमने अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं, 5 फोर्सेस पढ़ रहे हैं. हम एक वैल्यू चेन एनालिसिस भी होती है, वो भी पढ़ेंगे, या फिर पढ़ेंगे हम. तो ठीक है. तो वो चीज है. तो अब ये पोर्टर का 5 फोर्सेस हैं. ये 5 फोर्सेस ही आपको बताएंगे कि आपको लाइक बिजनेस में आना चाहिए या नहीं, या फिर इसमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं. ठीक है. तो इसके लिए मैं आपको एक निमोनिक बता देती हूँ. आई थिंक आप लोग को शायद बहुत से लोग को पता भी होगा ये. तो वो क्या है, पोर्टर बाबा की रेस. ठीक है. एक ये है. तो बाबा लाइक बी से दैट इज बायर्स बार्गेनिंग पावर, इसके बारे में बताता है. आर से राइवलरी के बारे में बताता है. ई से एंट्रेंस के बारे में बताता है. एस से सब्स्टिट्यूट के बारे में बताता है. एंड एस देन अगेन एस से सप्लायर के बारे में बताता है. ठीक है. तो अब हम इसके हर जो फैक्टर्स जो है उसके बारे में अच्छे से समझने वाले हैं. सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ आपका जैसे एयरवेज का है. ठीक है. तो आप अभी अपना कोई एयरवे अपना सोचो, आप अपनी एयरलाइन इंडस्ट्रीज में आप आना चाह रहे हो, तो फिर आपको क्या चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, क्या वो सही रहेगा या नहीं, वहां पर आना सुटेबल रहेगा या नहीं. तो अगर आप राइवलरी के बारे में देखो, तो वहां पर ऑब्वियसली बहुत सारे राइवलरी है, मतलब वहां पर बहुत सारे कंपटीशन है आपका. किस से है कंपटीशन आपका, वहां पर कंपटीशन है लाइक इंडिगो से हो गया, स्पाइस जेट से हो गया, या फिर जेट एयरवेज से हो गया, एंड जो भी है और सब जो भी आपके हैं लाइक विस्तारा एंड ऑल, तो उनसे है. ठीक है. विस्तारा फिर भी थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज अभी उसका इतना होल्ड नहीं है मार्केट पे. ठीक है ना. तो ये ऑलरेडी राइवल है वहां पर. तो अगर आप अपना जैसे आप प्रेशर चेक करते हो, तो वो हमारे लिए एडवर्स हो गया बिकॉज ऑलरेडी वहां पर राइवलरी बहुत है. इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, एंट्रेंस में क्या है कि न्यू एंट्री इन दैट सेक्टर इज एक्चुअली डिफिकल्ट. ठीक है. हर किसी को लाइसेंस नहीं मिलता, एंड इट रिक्वायर्स अ ह्यूज फंड्स. तो
एंट्रेंस इजी है, नहीं होगी। तो ये एज अ अगर सपोज मैं उस वाली इंडस्ट्री में जाती हूँ तो फिर वो क्या हो गया, ये हमारे लिए फिर एक एडवांटेजेस मतलब हमारे लिए एक फेवरेबल पॉइंट हो गया, क्योंकि अभी न्यू एंट्रेंस नहीं आने वाले एकदम से। फिर सब्स्टिट्यूट लाइक एयरवेज का सब्स्टिट्यूट जो है, एयरलाइन का सब्स्टिट्यूट जो है वो इतना नहीं है। मतलब वी टॉक अबाउट लाइक ऐसा नहीं है कि जो चीज जैसे हम सपोज फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो अब शिप में क्रूज वगैरह में होता है, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर सब्स्टिट्यूट ऑफ एयरवे। अगर आप लाइक उसका भी बात करते हो, ये वाला जैसे वाटरवेज का, और अगर आप रोड की भी बात करते हो, ट्रेन की भी बात करते हो, इट्स नॉट अ प्रॉपर सब्स्टिट्यूट। सो सब्स्टिट्यूट उसका ज्यादा नहीं है, सब्स्टिट्यूट कम है, तो मतलब एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया ये, सो इट इज एन एडवांटेजियस पोजीशन। ठीक है, आपकी सब्स्टिट्यूट कम है तो इसका मतलब आपका एडवांटेजियस पोजीशन हो गया। उसके बाद फिर आपका आ जाता है सप्लायर। इसमें अगर आप एयरलाइंस के बारे में बात करते हो तो यहाँ पर बस दो ही है, बोइंग एंड एयरबस। तो यहाँ पर ना सप्लायर की ज्यादा मतलब चलती है यहाँ पर, तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस पोजीशन हो गया। एंड लास्ट इफ आई टॉक अबाउट द बायर्स बार्गेनिंग पार्ट, देन ऑल्सो like we are at the disadvantageous position since there are many competitors and customers have gain over it, so that's why it's not a good choice. If you want to enter in the airlines industries, then this is not a right time to do it. Okay, so just tell me one thing. So हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने क्या समझा, हमने समझा कि पोर्टर की ये जो 5 फोर्सेस के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम कब कंसिडर करेंगे, लाइक पहले एंट्री के या फिर बाद में एंट्रेंस जब हम कर रहे होंगे तब हम ये सब चीजें 5 फोर्सेस को हमको लाइक माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा हो गया था, इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको सेम ही चीज पता चलेगा कि कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट या फिर कंपेरेटिव एनवायरमेंट उसमें लाइक अब ऑपरेट करता है बिजनेस। उसके बाद फिर ये माइकल पोर्टर जो बिलीव करता है कि एनालिसिस ऑफ, यहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को समझो कि उनके पास लाइक क्या किस चीज की वजह से वो ज्यादा आगे मतलब है, किस चीज की वजह से वो कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज दिस चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट द कस्टमर थिंग। नाउ हम लोगों ने पहले क्या करा था, पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट चैप्टर में, बट इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि कस्टमर को हम लोग लाइक कैसे हम कस्टमर को डील करने वाले हैं, कैसे, ठीक है, क्या फोर्सेस हमें मतलब डिटरमाइन करेंगी। एंड अगर हम आगे पढ़ेंगे तो लाइक कॉस्ट लीडरशिप एंड वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और इन फोकस स्ट्रेटेजी, इन चीजों के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा हम कस्टमर को कैसे अपना अट्रैक्ट करने वाले हैं, किस स्ट्रेटेजी के हिसाब से करने वाले हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज जो होती है ना वो कहाँ पर डिस्कस होती है, वो हाँ होती है आपके बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज के बारे में। लाइक ऐसा नहीं है कि जो सीईओज वगैरह वो लोग नहीं बनाएंगे, वो लोग ही बनाएंगे, बट इम्प्लीमेंट कहाँ पर हो रही है, इम्प्लीमेंट तो कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं हो रही है। इम्प्लीमेंट जो उनके लाइक डिविजन्स जब हो गए ना, तो हर डिवीजन के लिए अलग टाइप का जो भी होगा उनका इम्प्लीमेंटेशन वैसे होने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज इन बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हम लोग ये पोर्टर बाबा जो है पोर्टर की जो है मतलब ये फोर्सेस जो है ये इधर क्यों है, बिजनेस लेवल में क्यों है एंड कॉर्पोरेट लेवल में क्यों नहीं थी, ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना। अब इसकी आपको अगर ना मतलब पता होगा ना तो अच्छे से आप लोग पढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यही बता रखा है। फिर यहाँ पर कि इट इज थ्रू कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी एज अ डेट द ऑर्गेनाइजेशंस अटेम्प्ट्स टू अडॉप्ट एन अप्रोच टू कम्पीट इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तभी कम्पीट कर पाएंगे, तभी कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो ले पाएंगे, वरना फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। उसके बाद फिर इसके स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, द स्ट्रेटेजिस्ट कैन यूज द 5 फोर्सेस मॉडल टू डिटरमाइन द कॉम्पिटिशन is like in a given industry by undertaking the following steps. Step 1, identify the specific competitive pressure associated with each of the 5 forces. Like सबसे पहले स्पेसिफाई करो कि आपको competitive pressure कौन सा है, like ठीक है कैसा है, अगर ज्यादा है या कम है। ज्यादा कंपटीशन होगा तब हम नहीं जाएंगे उस इंडस्ट्री में। हम लोग लाइक देखते हैं कि लाइक हम लोगों ने आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में या 3 में भी पढ़ा था कि हम लोग ऐसा नहीं है कि लाइक हर 10-10 रुपए के लिए या फिर 100-100 रुपए के लिए हम लड़े, इतना हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, ऐसी इंडस्ट्री में जाएंगे जहां पर हमको प्रॉफिट लाइक आराम से मिल जाए, बहुत ज्यादा उसके लिए फाइट ना करना पड़े। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 पे क्या आता है, स्टेप 2 है आपका इवेल्युएट हाउ स्ट्रॉन्ग द प्रेशर्स कंप्राइजिंग ईच ऑफ द 5 फोर्सेस आर। ओके, जो प्रेशर जो है आपका कैसा है, लाइक यू कैन टॉलरेट, आपका टॉलरेशन जो लेवल जो है उसके अंदर आता है वो प्रेशर, या फिर उससे ज्यादा हो जाता है। तब अगर उसके अंदर या उसके लाइक थोड़ा बहुत उसके जैसा ही है टॉलरेट, अगर जितना आप कर सकते हो उतना है तब तो आप उसके अंदर जाओ, उस बिजनेस के अंदर जाओ, बट अगर उससे ज्यादा हो गया तब आप मत जाओ। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन कर सकते हो
थर्ड स्टेप में क्या, डिटरमाइन वेदर द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द 5 competitive forces is conducive to earning attractive profits. ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि वही कि आपका स्ट्रेंथ, जैसे आप सारे के सारे 5 पॉइंट्स को इवेल्युएट करके देखोगे कि आपको उस मतलब जाना चाहिए वहां पर उस इंडस्ट्री में या नहीं. ठीक है, सो पोर्टर्स 5 forces model is one of the most effective and enduring conceptual frameworks used to assess the nature of the competitive environment and to describe an industry's structure. Okay, I hope this is very clear. And guys, now just read this part, that is threat to new entrants, then we will be discussing it. Okay, so threats of new entrants. ठीक है, अब अभी हमने जो पोर्टर्स की जो 5 forces के बारे में जो पढ़ा था उसका हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं. उसका क्या क्या है. सबसे पहले थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. ई से जो हमने पढ़ा था RESS में ई एंट्रेंस, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो अब क्या होता है ना कि आपका न्यू एंट्रेंस का थ्रेट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो उसमें क्या क्या चीजें. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है, फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी टेंड्स टू बी हायर व्हेन अदर फर्म्स आर ब्लॉक्ड फ्रॉम एंटरिंग द इंडस्ट्री. अगर जैसे हमने एयरलाइंस में करा था कि उसमें उनका थोड़ा सा मतलब इस चीज का बेनिफिट था कि न्यू एंट्रेंस नहीं आ पाएंगे. अगर आप सोचो आप किसी इंडस्ट्री में हो एंड न्यू एंट्रेंसेस नहीं आ रहे हैं उस इंडस्ट्री में, तो आप एक बेटर मोनोपोली एक तरह से आप क्रिएट कर लोगे या फिर बेटर पोजीशन में होगे कि उस मार्केट में आप अपना होल्ड अच्छे से रख पाओ. ठीक है, जैसे ऑनलाइन अब जैसे हो चुका है, तो वहां पर तो मतलब इट्स वेरी द एंट्री बैरियर इज, देयर इज नो सच एंट्री बैरियर. तो वहां पर एंटर करना बहुत ईजी सा हो जाता है. तो यहाँ पर मतलब आपके लिए थोड़ा थ्रेट तो है ही. अगर आप कोई ऑनलाइन साइट वगैरह बनाते हो तो वो चीज आपके लिए थ्रेट बन जाती है. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में इसमें क्या लिखा हुआ है कि न्यू एंट्रेंट्स कैन रिड्यूस इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज दे एड न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी लीडिंग टू इंक्रीज सप्लाईज ऑफ दिस. ठीक है, ओके. ठीक है, तो ये ऐसे करके हो जाता है कि आपका रिड्यूस कर देता है वो न्यू एंट्रेंस जो है ना, वो आपका इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस कर देता है. बिकॉज मतलब वो भी अब एक तरह से सप्लाई अपनी बढ़ा रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी. वो भी मे बी बेटर प्रोडक्ट दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो उसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है फिर प्रॉफिटेबिलिटी. फिर टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स एग्जिस्टिंग फर्म कैन ट्राई टू रेज बैरियर्स. अब बैरियर्स वो रेज करते हैं कि जिससे जो न्यू फर्म्स हैं वो एंटर ना कर पाए या एंट्री के लिए थोड़ा मुश्किल कर दें. तो क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें आपका बता रखा है 7 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 पॉइंट्स हैं, 7 वेज हैं जिसकी वजह से आप कम कर सकते हो. सो फर्स्ट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट. आप इतना ज्यादा कैपिटल उसका इंक्रीज कर दो. अगर सपोज एयरलाइंस की आप बात कर रहे हो, टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, तो या फिर फार्मास्यूटिकल जो होती हैं वहां पर उनकी आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, तो उस इंडस्ट्री में बहुत ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड होता है. उसको अब एकदम से कोई नया इंसान नया कोई ऑर्गेनाइजेशन वहां पर कम्पीट नहीं कर पाता. बिकॉज इतना ज्यादा उसको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, एंड अगर नहीं चला तो बहुत ज्यादा उसका नुकसान हो सकता है. तो कैपिटल रिक्वायरमेंट एक हो जाती है बात. एक हो जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या जाता है, सपोज एग्जांपल है आपका वॉलमार्ट हो गया, हीरो होंडा हो गया, इनके पास क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप अपना बिजनेस का एक्सपेंड करते रहते हो, जितना आपकी ग्रोथ होती है, तो हमको पता है फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है, हमारे वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है. तो अब फिक्स कॉस्ट सेम है, तो एक तरह से हमारा क्या हो रहा है, आपका इसमें पर यूनिट जो है वो कम होता जाता है. हमने लिवरेज में पढ़ा था ना, तो वही है ये चीज आपका एक ये वाला भी एक फैक्टर हो जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से एंट्री आपकी एंट्रेंस करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. और एक और चीज है कि सप्लायर कोई सप्लाई है किसी चीज की, अगर हमको भी वो चीज चाहिए तो वो नहीं मिलेगी हमको, क्योंकि वो जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो ये लोग जो है ना, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगे, सपोज किसी एक जैसे इनपुट की किसी की जरूरत है, तो वो उसको इनपुट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल उनका हाई है, क्या पता उस सप्लायर को ही पूरा खरीद रखा होगा. ठीक है, तो एक ये चीज हो गया. एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर्स टू द फिजिकल एंड परपेचुअल डिफरेंसेस और एनहांसमेंट की, जिससे आपका ना एक प्रोडक्ट को स्पेशल बनाया जाता है. आई हैव टोल्ड यू, हम लोग ने बहुत आई थिंक पढ़ रखा है इसके बारे में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, बट स्टिल हम बताती हूँ मैं.
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब कि आप अपने में कोई यूनिकनेस लेके आते हो, आप ब्रांड इमेज के ऊपर वर्क करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने सर्विसेज को अपना हटके ही बनाते हो। लाइक उसकी रिसर्च एंड जो R&D जो होती है और उसके और भी जो स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं, कस्टमर्स की जो नीड्स होती है उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो। ठीक है, तो अगर किसी न्यू एंट्रेंस वाले लोग को, इंसान को, ऑर्गेनाइजेशन को अगर आना है तो उसको बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और उसको ना अलग ही बहुत वेज मतलब देखना पड़ेगा कि क्या मतलब कैसे वो थोड़ा अलग कर सकता है उससे जो एग्जिस्टिंग है। अब एप्पल को कोई इतना कम्पीट तो नहीं कर सकता, मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो है एप्पल में कि लाइक सिक्योरिटी वाइज, तो उसको एप्पल के जो कस्टमर्स हैं उनको हटाना थोड़ा मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे KBC कौन बनेगा करोड़पति में, उसमें अमिताभ बच्चन है वहां पर सोनी टीवी के पास, तो उस जैसा शो आप कोई और जैसे ZTV या फिर कोई स्टार प्लस ये लोग नहीं बना सकते। ये लोग अगर बनाएंगे भी तो दे डोंट हैव दैट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ अमिताभ बच्चन, राइट। तो ये एक तरह से आपका हो गया। अब स्विचिंग कॉस्ट हो जाती है। स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है कि टू सक्सीड इन एन इंडस्ट्री न्यू एंट्रेंस मस्ट बी एबल टू परसुएड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑफ अदर कंपनीज टू स्विच टू इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप अपनी कोई आप जो है अपना एग्जिस्टिंग ऑलरेडी यहाँ पर मतलब है, ठीक है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, आपको अभी एंट्री करना है तो उसकी स्विचिंग कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा हो जाती है। लोगों को एक तो आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है एंड वो कन्विंस भी नहीं होते हैं, वो अपने जो नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर ही वो मतलब इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो नहीं स्विच कर पाते हैं। और व्हेन इट कम्स टू हैवी लाइक जिसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए मतलब लगती होगी तो वो तो फिर वो स्विच करेंगे नहीं। लाइक ऐसे पीस जो हो जाते हैं आपका जैसे है ना, सॉफ्टवेयर जो है वो इतना ज्यादा लाइक कॉस्टली होता है तो उसको स्विच करना एकदम से कोई नहीं कर सकता। एंड एक और एग्जांपल दे रखा है आपके शायद ICI में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसमें लिखा हुआ है कि लाइक जो आपकी विंडोज जो होती है OS जो होता है आपके कंप्यूटर में वो सपोज माइक्रोसॉफ्ट का है, तो वो अगर आप अब उसको लिनक्स वगैरह पे एकदम से चेंज नहीं करोगे क्योंकि आपका ऑलरेडी बहुत ज्यादा लाइक कंफर्टेबल हो चुके हो उस चीज में, तो उसमें स्विचिंग कॉस्ट या फिर अगर और भी कोई नई भी आ जाती है सपोज विंडोज में और कोई नया OS भी आ जाता है तब भी एकदम से आप स्विच नहीं करते हो। ठीक है, एक ब्रांड आइडेंटिटी हो जाता है। लाइक कुछ लोग होते हैं, कुछ कस्टमर्स होते हैं, दे आर ब्रांड फ्रीक्स कि हमको यही चाहिए, मतलब यही वाला, ये अगर नाइकी चाहिए तो नाइकी ही चाहिए, और वरना अगर कोई और ब्रांड है तो बस वही ब्रांड चाहिए, हम कोई और ब्रांड का हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो एक ब्रांड आइडेंटिटी बहुत बड़ी चीज हो जाती है जिसको आपको आप एकदम से नहीं ब्रांड आइडेंटिटी आपके पास होगी ना अगर आप बिल्कुल ही लाइक न्यू उसमें एंटर कर रहे हो मार्केट में। ठीक है, तो ब्रांड आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा वो बन जाता है आपके बीच में, मतलब एक बैरियर बन जाता है। अगर सपोज आप नूडल्स के बारे में बात करते हो तो आपके दिमाग में बस एक मैगी आता है, मैगी को रिप्लेस करना बहुत लोगों ने चाहिए, पीने पतंजलि ने, बट कोई नहीं कर पाया उसको क्योंकि उसकी इतनी ब्रांड आइडेंटिटी बन चुकी है कि अब आप कुछ और नूडल्स में आप कहते हो तो मैगी ही बोलते हो हमेशा ही, चाहे उसके कितने भी मतलब कुछ भी केसेस वगैरह जैसे भी आए हो, बट स्टिल यू विल कंसिडर मैगी एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना। तो एक ब्रांड आइडेंटिटी हो जाती है इसमें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन सर्व एज अनदर एंट्री बैरियर। ठीक है, और अगर हाई कॉस्ट से रिलेटेड है तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर सपोज मैं किसी हाई, अगर अपने कोई क्लोथिंग में कर रही हूँ तो अगर किसी हाई, अगर मेरे को लगता है अगर महंगा खरीद रही हूँ तो अपना जो मैं पर्टिकुलर ब्रांड जिससे मैं लेने वाली थी मैं उससे ही लूंगी ना, फिर मैं एकदम से चेंज क्यों करूंगी, तो वो चीज हो जाती है। ठीक है, तो ब्रांड आइडेंटिटी को बिल्ड करने में न्यू एंट्रेंस को काफी प्रॉब्लम होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, तो अब क्या होता है कि आप सपोज आ भी गए, ऑनलाइन भी आजकल है बट फिर भी ऑनलाइन इतना नहीं है कि आपका कि मतलब आपको फिजिकली जो है मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में ही अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हो, अगर ऑनलाइन में ही आपका प्रेजेंस है तो उससे ही जो है आप मार्केट पे होल्ड पा सकते हो, ऐसा नहीं है। ये एक आपका वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, बिकॉज ऐसा मतलब हर जगह ऑनलाइन बहुत से लोग नहीं भी यूज करते हैं। इट्स नॉट कि हाँ आप लॉकडाउन के बाद काफी हो गया है ऑनलाइन का, बट अभी भी पूरी इंडिया हमारा यूज नहीं करती है, तो आपको फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें HUL की बात करो, ये गोदरेज या PNG इन कंपनीज के बारे में बात करते हो तो HUL के तो हर प्रोडक्ट आपके घर में कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो उसका इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कि उसको कम्पीट करना, उसे तोड़ना, उसको लाइक एक्वायर करना वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मतलब HUL तो सबसे ज्यादा ही है, पतंजलि भी काफी है मार्केट में, बट HUL का जो मतलब वो है अभी स्टेटस वो नहीं हिला, मतलब उसको हाँ थोड़ा है खतरा उसमें,
बट ये नहीं कि अभी उसने एक्वायर मतलब उसको ओवरकम कर लिया हो पतंजलि ने वाला बैरियर को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक ये भी फैक्टर, ये चीज हो जाती है। और एक अगर आप हम पार्ले जी की बात करते हैं, ठीक है, तो लाइक वो बिस्किट ऐसा है ना कि आपको गांव वगैरह में या बहुत छोटी छोटी जगह पे भी वो तो मिल ही जाएगा। लाइक एक छोटी सी चाय की शॉप भी होगी ना लाइक वे में, तब भी कुछ ना कुछ वाला बिस्किट तो मिलेगा ही। तो वो है एक तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस मतलब चैनल वाली चीज, ठीक है। एक होता है पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। अब इसमें क्या होता है ना कि ये लोग जो एग्जिस्टिंग जो होते हैं कंपनीज, वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल ही एग्रेसिवली मतलब मार्केट में अपना होल्ड रखें। जो एंट्रेंस जो फॉर्म जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस या फिर न्यू बिजनेस सेटअप्स जो आएंगे उनको बिल्कुल ही रिवाइंड कर देंगे। मतलब सपोज किसी ने एंटर किया तभी वो अपना प्राइसेस 50% से कम कर देंगे, अपना अपना बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स देंगे, ऑफर्स देंगे, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीजें देंगे, कुछ भी करेंगे बट उसको स्वाइप ऑफ करना चाहेंगे। जो एंट्री मतलब जो न्यू एंट्रेंस के लिए जो मतलब आ रहा हो कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लोग जस्ट रीड कर लीजिए एक बार, बायर्स पावर ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एंड सप्लायर्स, इसके बारे में आप रीड कर लीजिए। ओके, सो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में क्या होता है कि ना व्हेन आपके ना बहुत सारे सप्लायर्स जो हैं बहुत ज्यादा है, कंपटीशन उसमें बहुत ज्यादा है, बायर्स के पास काफी सब्स्टिट्यूट्स हैं कि वो अपना ये चीज नहीं मिल रहा तो मैं इसके पास जा सकती हूँ या इसके पास जा सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीजें जो होती है ना वो एक बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर जो वो इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बायर्स ऑफ एन इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन समटाइम्स एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फर्म टू सिक्योर लोअर प्राइसेस और बेटर सर्विसेज, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि बस एक मोनोपोली है कि बस वो जो दे रहे हैं बस उनको लेना है। तो इतने सारे ऑप्शन है ना, बायर्स के पास इतना ऑप्शन है, वो इधर नहीं देगा तो कोई और देगा इनको। और वैसे भी ऑनलाइन हो गया है सबकी, तो हर चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन काफी हमको पता चल गई है। अगर आप मोबाइल फोन्स के बारे में करो तो हमारे पास इतना हर चीज का काफी स्पेसिफिकेशन हमको पता है। अगर किसी शॉप पे जाते हैं, अगर वो कहता है कि ये 25,000 का या फिर 30,000 की है प्रोडक्ट, अगर हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, चीप मिल रहा है, तो हम वहां से लेंगे। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि अब शॉप से ही लो, लाइक ऑनलाइन मत लो, ऐसा कुछ नहीं। जहां पर हमको सस्ता मिलेगा, जहां पर सही सामान मिलेगा, हम वहां से लेंगे। उनकी नॉलेज काफी मतलब इंक्रीज हो चुकी है अब तो, मतलब हर जगह काफी ऐसा कस्टमर काफी अवेयर है। आज का कस्टमर के हिसाब से आजकल जो है ना ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। अब ऐसा नहीं कुछ भी आप बेच दोगे, कस्टमर अपना हर एक पैसा खर्च करने से पहले सोचेगा कि मुझे मतलब क्या इसका रिटर्न मिलेगा या नहीं ढंग से, ठीक है। तो लाइक बायर्स हैव फुल नॉलेज ऑफ द सोर्सेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड देयर सब्स्टिट्यूट्स। तो इसकी वजह से अब ऑप्शन बायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है, ठीक है। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। अगर बिग अगर कोई बायर है, सपोज फार्मा कंपनी है, वहां से वो अपने लाइक कुछ केमिकल कुछ भी मतलब उनको जो उसके मटेरियल जो भी होता है अगर वो चाहिए तो उनका मतलब फिक्स्ड है। उनके बायर मतलब उनके सप्लायर्स जो है ना वो ऐसा है कि अगर वो नहीं खरीदेंगे तो उनका बिल्कुल उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। जो सप्लायर्स है उनके पास ऑप्शन नहीं है कि अगर उनको बायर्स को नहीं बेचेंगे तो कुछ मतलब उनका बेकार हो जाएगा। ऐसे ही अगर कार्स वगैरह जो होते हैं तो उसके जो कुछ मतलब वो होते हैं लाइक टायर्स हो गया या फिर कुछ उनकी जो चीजें जो होती हैं, सपोज एसी हो गया उस ब्रांड का है, तो कुछ ना लाइक उन लोग के बीच में टाइप का होता है कि अगर वही उनका मेन बायर है और वही उनके मेन सप्लायर है, मतलब सप्लायर तो फिर भी थोड़ा चेंज हो सकता है, बट अगर वो सप्लायर के लिए वही बस उनका मेन बायर है, अगर वो नहीं खरीदेगा तो उनका बेकार। उसके लिए वैसे तो ऑप्शंस हैं, बट आप फार्मा कंपनी का याद रख लो। इफ यू डोंट वांट टू कंफ्यूज योरसेल्फ, तो कार का छोड़ो, फार्मा सही है, ठीक है। उसके बाद फिर द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इज नॉट परसीव्ड एज क्रिटिकल टू द बायर्स नीड एंड बायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन फर्म सप्लाइंग द प्रोडक्ट, ठीक है। बायर्स बहुत ज्यादा है, सप्लाई मतलब बायर्स के हिसाब से ही अब जो है सप्लायर्स को अपना करना पड़ेगा, अपना वो देखना पड़ेगा कि क्या उनको सेल करना है, क्या किस प्राइस पे करना है और कैसे उनको करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। उसके बाद फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स क्या है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स में क्या है ना कि सब्स्टिट्यूट्स सप्लायर के सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। सपोज जैसे मैंने आपको पीछे बताया था एयरवेज के बारे में, तो एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या था कि वहां पर सिर्फ अगर आप सप्लायर की बात करो तो बस दो ही है, बोइंग एंड एयरबस, ठीक है।
तो अब अगर यही दोनों हैं, इनके पास सब्सिट्यूट ही नहीं है, तो बायर को चाहे वो सप्लायर कितने भी प्राइस में दे, उनको खरीदना ही पड़ेगा प्रोडक्ट, अगर अपना मतलब अपना चलाना है अपना बिजनेस तो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एयरवेज है, ठीक है, सॉरी एयरवेज बोल, रेलवेज है। तो रेलवेज में क्या है कि आपकी इंडियन रेलवेज ही एक ऑप्शन है अगर आपको रेल का यूज कर रहे हो, कोई और तो है नहीं। तो अगर वो अगर थोड़े प्राइस भी इंक्रीज कर देंगे, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि सबने अपना एयरलाइंस एयरवेज पे अपना लाइक शिफ्ट कर लिया। बहुत से लोग आज भी सिर्फ ट्रेन से ही ट्रेवल करते हैं, है ना। तो वो रेलवे का अगर प्राइस बढ़ भी जाता है, तब भी मतलब उनको कस्टमर को, बायर को उसके साथ ही रहना पड़ेगा, उसको वो कुछ चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, so their products are crucial to the buyer and substitutes are not available. For example, I have given you of airline. ठीक है, they can erect high switching cost. अब उनको पता चल गया कि अगर जो है यहाँ से अगर वो चेंज करके दूसरी जगह जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा स्विचिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, अलग हो जाएगा। तो फिर तब भी तो फिर सप्लायर्स की चलेगी फिर उस टाइम पे। ठीक है, दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन देयर बायर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, सपोज अगर आप ये देखो सी फेसिंग है, अगर मुंबई में आप सी फेसिंग बंगलो आपको चाहिए, तो फिर अब सी फेसिंग बंगलो आपको हर जगह तो नहीं मिल सकता ना, सप्लाई उसकी कमी है। जो सपोज एक जुहू बीच है, तो उसके पास में अगर जितने भी लैंड होगा, उसके जितने भी ओनर्स होंगे, उनके पास एक तरह से एक वो चीज हो जाएगी, मतलब एक एडवांटेज हो जाएगा इनके पास। अगर उनको खरीदना है बायर को, तो खरीदो इस प्राइस पे, वरना मत खरीदो। ठीक है, तो ये चीज हो गया। उसके बाद जस्ट रीड दिस हेडिंग एक बार कि द नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। तो इसके हम लोग इसके आप सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, फिर हम थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स पढ़ेंगे। ओके, लेट्स ओके। सो हम लोगों ने अभी पढ़ा था अपना जो RESS के बारे में, जब हमने रेस के बारे में पढ़ा था, तो R था राइवलरी। अब राइवलरी को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, क्या है राइवलरी। ठीक है, तो राइवलरी में अब क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं आपके। आपका ऐसा है कि अगर आप मतलब इसमें आ जाते हो, तो आपको बहुत ज्यादा छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए आपको बहुत लड़ना पड़ेगा मार्केट में रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज ना ये ऐसे राइवलरी क्यों होती है, तो वो कुछ चीजें मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जैसे होता है कॉम्पिटिटर्स का, और उसकी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी। सो इट इज एन एडवांटेजियस पोजीशन। ठीक है, आपकी सब्स्टिट्यूट कम है, तो इसका मतलब आपका एडवांटेजियस पोजीशन हो गया। उसके बाद फिर आपका आ जाता है सप्लायर। सप्लायर इसमें अगर आप एयरलाइंस के बारे में बात करते हो, तो यहाँ पर बस दो ही है, बोइंग एंड एयरबस। तो यहाँ पर ना सप्लायर की ज्यादा मतलब चलती है यहाँ पर, तो ये हमारी डिसएडवांटेजेस पोजीशन हो गया। एंड लास्ट इफ आई टॉक अबाउट द बायर्स बार्गेनिंग पार्ट, देन ऑल्सो like we are at the disadvantageous position since there are many competitors and customers have gain over it, so that's why it's not a good choice. If you want to enter in the airlines industries, then this is not a right time to do it. Okay, so just tell me one thing. So हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने क्या समझा, हमने समझा कि पोर्टर की ये जो 5 फोर्सेस के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम कब कंसिडर करेंगे, लाइक पहले एंट्री के या फिर बाद में एंट्रेंस जब हम कर रहे होंगे, तब हम ये सब चीजें 5 फोर्सेस को हमको लाइक माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा हो गया था, इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको सेम ही चीज पता चलेगा कि कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट या फिर कंपेरेटिव एनवायरमेंट, सॉरी, उसमें लाइक अब ऑपरेट करता है बिजनेस। उसके बाद फिर ये माइकल पोर्टर जो बिलीव करता है कि एनालिसिस ऑफ, यहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को समझो कि उनके पास लाइक क्या किस चीज की वजह से वो ज्यादा आगे मतलब है, किस चीज की वजह से वो कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज दिस चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट द कस्टमर थिंग। नाउ हम लोगों ने पहले क्या करा था, पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट चैप्टर में, बट इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि कस्टमर को हम लोग लाइक कैसे हम कस्टमर को डील करने वाले हैं, कैसे। ठीक है, क्या फोर्सेस हमें मतलब डिटरमाइन करेंगी, एंड अगर हम आगे पढ़ेंगे तो लाइक कॉस्ट लीडरशिप एंड वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और इन फोकस स्ट्रेटेजी, इन चीजों के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, हम कस्टमर को कैसे अपना अट्रैक्ट करने वाले हैं, किस स्ट्रेटेजी के हिसाब से करने वाले हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज जो होती है ना, वो कहाँ पर डिस्कस होती है, वो वहां होती है आपके बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज के बारे में। लाइक ऐसा नहीं है कि जो सीईओज वगैरह वो लोग नहीं बनाएंगे, वो लोग ही बनाएंगे, बट इम्प्लीमेंट कहाँ पर हो रही है, इम्प्लीमेंट तो कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं हो रही है। इम्प्लीमेंट जो उनके लाइक डिविजन्स जब हो गए ना, तो हर डिवीजन के लिए अलग टाइप का जो भी होगा उनका इम्प्लीमेंटेशन वैसे होने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज इन बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज।
अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हम लोग ये पोर्टर बाबा जो है, मतलब सॉरी पोर्टर की जो है, मतलब ये फोर्सेस जो है ये इधर क्यों है, बिजनेस लेवल में क्यों है एंड कॉर्पोरेट लेवल में क्यों नहीं थी। ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना। अब इसकी आपको अगर ना मतलब पता होगा ना तो अच्छे से आप लोग पढ़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यही बता रखा है। फिर यहाँ पर कि इट इज थ्रू कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी दैट द ऑर्गेनाइजेशंस अटेम्प्ट्स टू अडॉप्ट एन अप्रोच टू कम्पीट इन द इंडस्ट्री, ठीक है। तभी कम्पीट कर पाएंगे, तभी कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो ले पाएंगे, वरना फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सब हो गया। उसके बाद फिर इसके स्टेप्स देखते हैं, ठीक है। द स्ट्रेटेजिस्ट कैन यूज द 5 फोर्सेस मॉडल टू डिटरमाइन द कॉम्पिटिशन is like in a given industry by undertaking the following steps. Step 1, identify the specific competitive pressure associated with each of the 5 forces. Like सबसे पहले स्पेसिफाई करो कि आपको competitive pressure कौन सा है, like ठीक है, कैसा है, अगर ज्यादा है या कम है। ज्यादा कंपटीशन होगा तब हम नहीं जाएंगे उस इंडस्ट्री में। हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में या 3 में भी पढ़ा था कि हम लोग ऐसा नहीं है कि हर 10-10 रुपए के लिए या फिर 100-100 रुपए के लिए हम लड़े, इतना हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, ऐसी इंडस्ट्री में जाएंगे जहां पर हमको प्रॉफिट आराम से मिल जाए, बहुत ज्यादा उसके लिए फाइट ना करना पड़े, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 पे क्या आता है, स्टेप 2 है आपका इवेल्युएट हाउ स्ट्रॉन्ग द प्रेशर्स कंप्राइजिंग ईच ऑफ द 5 फोर्सेस आर। ओके, जो प्रेशर जो है आपका कैसा है, यू कैन टॉलरेट, आपका टॉलरेशन जो लेवल जो है उसके अंदर आता है वो प्रेशर, या फिर उससे ज्यादा हो जाता है। तब अगर उसके अंदर या उसके थोड़ा बहुत उसके जैसा ही है टॉलरेट, अगर जितना आप कर सकते हो उतना है, तब तो आप उसके अंदर जाओ, उस बिजनेस के अंदर जाओ। बट अगर उससे ज्यादा हो गया तब आप मत जाओ, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन कर सकते हो। थर्ड स्टेप में क्या, डिटरमाइन वेदर द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेज इज कंडक्टिव टू अर्निंग अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि वही कि आपका स्ट्रेंथ, जैसे आप सारे के सारे 5 पॉइंट्स को इवेल्युएट करके देखोगे कि आपको उस जाना चाहिए वहां पर उस इंडस्ट्री में या नहीं, ठीक है। सो पोर्टर्स 5 फोर्सेज मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड एंड्योरिंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज्ड टू assess the nature of the competitive environment and to describe an industry's structure. Okay, I hope this is very clear. And guys, now just read this part, that is threat to new entrants, then we will be discussing it. Okay, so threats of new entrants, ठीक है। अब अभी हमने जो पोर्टर्स की जो 5 फोर्सेस के बारे में जो पढ़ा था, उसका हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। उसका क्या क्या है, सबसे पहले थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ई से जो हमने पढ़ा था RESS में ई एंट्रेंस, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अब क्या होता है ना कि आपका न्यू एंट्रेंस का थ्रेट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है, फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी टेंड्स टू बी हायर व्हेन अदर फर्म्स आर ब्लॉक्ड फ्रॉम एंटरिंग द इंडस्ट्री। अगर जैसे हमने एयरलाइंस में करा था कि उसमें उनका थोड़ा सा इस चीज का बेनिफिट था कि न्यू एंट्रेंस नहीं आ पाएंगे। अगर आप सोचो आप किसी इंडस्ट्री में हो एंड न्यू एंट्रेंसेस नहीं आ रहे हैं उस इंडस्ट्री में, तो आप एक बेटर मोनोपोली एक तरह से आप क्रिएट कर लोगे, या फिर बेटर पोजीशन में होगे कि उस मार्केट में आप अपना होल्ड अच्छे से रख पाओ, ठीक है। जैसे ऑनलाइन अब जैसे हो चुका है, तो वहां पर तो इट्स वेरी द एंट्री बैरियर इज, देयर इज नो सच एंट्री बैरियर, तो वहां पर एंटर करना बहुत ईजी सा हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा थ्रेट तो है ही। अगर आप कोई ऑनलाइन साइट वगैरह बनाते हो तो वो चीज आपके लिए थ्रेट बन जाती है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में इसमें क्या लिखा हुआ है कि न्यू एंट्रेंट्स कैन रिड्यूस इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज दे एड न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी लीडिंग टू इंक्रीज सप्लाईज ऑफ दिस, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये ऐसे करके हो जाता है कि आपका रिड्यूस कर देता है वो न्यू एंट्रेंस जो है ना, वो आपका इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस कर देता है। बिकॉज वो भी अब एक तरह से सप्लाई अपनी बढ़ा रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। वो भी मे बी बेटर प्रोडक्ट दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो उसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है फिर प्रॉफिटेबिलिटी। फिर टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स एग्जिस्टिंग फर्म कैन ट्राई टू रेज बैरियर्स। अब बैरियर्स वो रेज करते हैं कि जिससे जो न्यू फर्म्स हैं वो एंटर ना कर पाए या एंट्री के लिए थोड़ा मुश्किल कर दें। तो क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें आपका बता रखा है 7 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 पॉइंट्स हैं, 7 वेज हैं जिसकी वजह से आप कम कर सकते हो। सो फर्स्ट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। आप इतना ज्यादा कैपिटल उसका इंक्रीज कर दो। अगर सपोज एयरलाइंस की आप बात कर रहे हो, टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, तो या फिर फार्मास्यूटिकल जो होती हैं वहां पर उनकी आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, तो उस इंडस्ट्री में बहुत ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड होता है।
उसको अब एकदम से कोई नया इंसान मतलब नया कोई ऑर्गेनाइजेशन वहां पर कम्पीट नहीं कर पाता, बिकॉज इतना ज्यादा मतलब उसको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, एंड अगर नहीं चला तो बहुत ज्यादा उसका नुकसान हो सकता है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट एक हो जाती है बात। एक हो जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या जाता है, सपोज एग्जांपल है आपका वॉलमार्ट हो गया, हीरो होंडा हो गया, इनके पास क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप अपना बिजनेस का एक्सपेंड करते रहते हो, जितना आपकी ग्रोथ होती है, तो हमको पता है फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है, हमारे वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है। तो अब फिक्स कॉस्ट सेम है, तो एक तरह से हमारा क्या हो रहा है, आपका इसमें पर यूनिट जो है वो कम होता जाता है। हमने बेवरेज में पढ़ा था ना, तो वही है ये चीज आपका, मतलब एक ये वाला भी एक फैक्टर हो जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से एंट्री आपकी एंट्रेंस करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और एक और चीज है कि सप्लायर कोई सप्लाई है किसी चीज की, अगर हमको भी वो चीज चाहिए तो वो नहीं मिलेगी हमको, क्योंकि वो जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो ये लोग जो है ना, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगे, सपोज किसी एक जैसे इनपुट की किसी की जरूरत है, तो वो उसको इनपुट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल उनका हाई है, क्या पता उस सप्लायर को ही पूरा खरीद रखा होगा। ठीक है, तो एक ये चीज हो गया। एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर्स टू द फिजिकल एंड परपेचुअल डिफरेंसेस और एनहांसमेंट की, जिससे आपका ना एक प्रोडक्ट को स्पेशल बनाया जाता है। आई हैव टोल्ड यू, हम लोग ने बहुत आई थिंक पढ़ रखा है इसके बारे में, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, बट स्टिल हम बताती हूँ मैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब कि आप अपने में कोई यूनिकनेस लेके आते हो, आप ब्रांड इमेज के ऊपर वर्क करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने सर्विसेज को अपना हटके ही बनाते हो, उसकी रिसर्च एंड जो R&D जो होती है, और उसके और भी जो स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं, कस्टमर्स की जो नीड्स होती है, उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो। ठीक है, तो अगर किसी न्यू एंट्रेंस वाले लोग को, इंसान को, ऑर्गेनाइजेशन को अगर आना है, तो उसको बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और उसको ना अलग ही बहुत वेज देखना पड़ेगा कि क्या कैसे वो थोड़ा अलग कर सकता है उससे जो एग्जिस्टिंग है। अब एप्पल को कोई इतना कम्पीट तो नहीं कर सकता, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो है एप्पल में कि सिक्योरिटी वाइज, तो उसको एप्पल के जो कस्टमर्स हैं उनको हटाना थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे KBC कौन बनेगा करोड़पति में, उसमें अमिताभ बच्चन है वहां पर सोनी टीवी के पास, तो उस जैसा शो आप कोई और जैसे ZTV या फिर कोई स्टार प्लस ये लोग नहीं बना सकते। ये लोग अगर बनाएंगे भी तो दे डोंट हैव दैट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ अमिताभ बच्चन, राइट। तो ये एक तरह से आपका हो गया। अब स्विचिंग कॉस्ट हो जाती है। स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है कि टू सक्सीड इन एन इंडस्ट्री, न्यू एंट्रेंस मस्ट बी एबल टू परसुएड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑफ अदर कंपनीज टू स्विच टू इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप अपनी आप जो है अपना एग्जिस्टिंग ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, आपको अभी एंट्री करना है, तो उसकी स्विचिंग कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा हो जाती है। लोगों को एक तो आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, एंड वो कन्विंस भी नहीं होते हैं, वो अपने जो नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर ही वो इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो नहीं स्विच कर पाते हैं। और व्हेन इट कम्स टू हैवी जिसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए लगती होगी, तो वो तो फिर वो स्विच करेंगे नहीं। ऐसे पीस जो हो जाते हैं आपका, जैसे है ना सॉफ्टवेयर जो है वो इतना ज्यादा कॉस्टली होता है, तो उसको स्विच करना एकदम से कोई नहीं कर सकता। एंड एक और एग्जांपल दे रखा है आपके, शायद ICI में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी विंडोज होती है, OS जो होता है आपके कंप्यूटर में, वो सपोज माइक्रोसॉफ्ट का है, तो वो अगर आप अब उसको लिनक्स वगैरह पे एकदम से चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो उस चीज में, तो उसमें स्विचिंग कॉस्ट, या फिर अगर और भी कोई नई भी आ जाती है सपोज विंडोज में, और कोई नया OS भी आ जाता है, तब भी एकदम से आप स्विच नहीं करते हो। ठीक है, एक ब्रांड आइडेंटिटी हो जाता है। कुछ लोग होते हैं, कुछ कस्टमर्स होते हैं, दे आर ब्रांड फ्रीक्स, कि हमको यही चाहिए, यही वाला, ये अगर नाइकी चाहिए तो नाइकी ही चाहिए, और वरना अगर कोई और ब्रांड है तो बस वही ब्रांड चाहिए, हम कोई और ब्रांड का हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो एक ब्रांड आइडेंटिटी बहुत बड़ी चीज हो जाती है, जिसको आपको आप एकदम से नहीं ब्रांड आइडेंटिटी आपके पास होगी ना, अगर आप बिल्कुल ही न्यू उसमें एंटर कर रहे हो मार्केट में। ठीक है, तो ब्रांड आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा वो बन जाता है आपके बीच में, एक बैरियर बन जाता है। अगर सपोज आप नूडल्स के बारे में बात करते हो, तो आपके दिमाग में बस एक मैगी आता है, मैगी को रिप्लेस करना बहुत लोगों ने चाहिए, पीने पतंजलि ने, बट कोई नहीं कर पाया उसको, क्योंकि उसकी इतनी ब्रांड आइडेंटिटी बन चुकी है कि अब आप कुछ और नूडल्स में आप कहते हो तो मैगी ही बोलते हो हमेशा ही।
चाहे उसके कितने भी मतलब कुछ भी केसेस वगैरह जैसे भी आए हैं, बट स्टिल यू विल कंसिडर मैगी एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना। तो एक ब्रांड आइडेंटिटी हो जाती है इसमें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन सर्व एज अनदर एंट्री बैरियर, ठीक है। और अगर हाई कॉस्ट से रिलेटेड है तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर सपोज मैं किसी हाई, अगर अपना कोई क्लोथिंग में कर रही हूँ, तो अगर किसी हाई, अगर मेरे को लगता है अगर महंगा खरीद रही हूँ तो अपना जो मैं पर्टिकुलर ब्रांड जिससे मैं लेने वाली थी मैं उससे ही लूंगी ना, फिर मैं एकदम से चेंज क्यों करूंगी। तो वो चीज हो जाती है, ठीक है। तो ब्रांड आइडेंटिटी को बिल्ड करने में न्यू एंट्रेंस को काफी प्रॉब्लम होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, तो अब क्या होता है कि आप सपोज आ भी गए, ऑनलाइन भी आजकल है, बट फिर भी ऑनलाइन इतना नहीं है कि आपका कि मतलब आपको फिजिकली जो है मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में ही अगर आप मार्केट में एंटर करे हो, अगर ऑनलाइन में ही आपका प्रेजेंस है तो उससे ही जो है आप मार्केट पे होल्ड पा सकते हो, ऐसा नहीं है। ये एक आपका वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, बिकॉज ऐसा मतलब हर जगह ऑनलाइन बहुत से लोग नहीं भी यूज करते हैं। इट्स नॉट कि हाँ आप लॉकडाउन के बाद काफी हो गया है ऑनलाइन का, बट अभी भी पूरी इंडिया हमारा यूज नहीं करती है। तो आपको फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बन जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें HUL की बात करो, ये गोदरेज या PNG, इन कंपनीज के बारे में बात करते हो, तो HUL के तो हर प्रोडक्ट आपके घर में कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो उसका इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कि उसको कम्पीट करना, उसे तोड़ना, उसको लाइक एक्वायर करना, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मतलब HUL तो सबसे ज्यादा ही है, पतंजलि भी काफी है मार्केट में, बट HUL का जो मतलब वो है अभी स्टेटस वो नहीं हिला, मतलब उसको हाँ थोड़ा है खतरा उसमें, बट ये नहीं कि अभी उसने एक्वायर मतलब उसको ओवर कम कर लिया हो पतंजलि ने वाला बैरियर को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक ये भी फैक्टर, ये चीज हो जाती है। और एक अगर आप हम पार्ले जी की बात करते हैं, ठीक है, तो लाइक वो बिस्किट ऐसा है ना कि आपको गांव वगैरह में या बहुत छोटी छोटी जगह पे भी वो तो मिल ही जाएगा। लाइक एक छोटी सी चाय की शॉप भी होगी ना लाइक वे में, तब भी कुछ ना कुछ वाला बिस्किट तो मिलेगा ही। तो वो है एक तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस मतलब चैनल वाली चीज, ठीक है। एक होता है पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। अब इसमें क्या होता है ना कि ये लोग जो एग्जिस्टिंग जो होते हैं कंपनीज, वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल ही एग्रेसिवली मतलब मार्केट में अपना होल्ड रखें। जो एंट्रेंस जो फॉर्म जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस या फिर न्यू बिजनेस सेटअप्स जो आएंगे उनको बिल्कुल ही रिवाइंड कर देंगे। मतलब सपोज किसी ने एंटर किया तभी वो अपना प्राइसेस 50% से कम कर देंगे, अपना अपना बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स देंगे, ऑफर्स देंगे, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीजें देंगे, कुछ भी करेंगे, बट उसको स्वाइप ऑफ करना चाहेंगे। जो एंट्री मतलब जो न्यू एंट्रेंस के लिए जो मतलब आ रहा हो कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लोग जस्ट रीड कर लीजिए एक बार, बायर्स पावर ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एंड सप्लायर्स, इसके बारे में आप रीड कर लीजिए, ओके। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में क्या होता है कि ना व्हेन आपके ना बहुत सारे सप्लायर्स जो हैं बहुत ज्यादा है, कंपटीशन उसमें बहुत ज्यादा है, बायर्स के पास काफी सब्स्टिट्यूट्स हैं कि वो अपना ये चीज नहीं मिल रहा तो मैं इसके पास जा सकती हूँ या इसके पास जा सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीजें जो होती है ना वो एक बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर जो वो इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बायर्स ऑफ एन इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन समटाइम्स एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फर्म टू सिक्योर लोअर प्राइसेस और बेटर सर्विसेज, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि बस एक मोनोपोली है कि बस वो जो दे रहे हैं बस उनको लेना है। अब तो इतने सारे ऑप्शंस है ना, बायर्स के पास इतना ऑप्शंस है, वो इधर नहीं देगा तो कोई और देगा इनको। और वैसे भी ऑनलाइन हो गया है सबकी, तो हर चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन काफी हमको पता चल गई है। अब अगर आप मोबाइल फोन्स के बारे में करो तो हमारे पास इतना हर चीज का काफी स्पेसिफिकेशन हमको पता है। अगर किसी शॉप पे जाते हैं, अगर वो कहता है कि ये 25,000 का या फिर 30,000 की है प्रोडक्ट, अगर हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, चीप मिल रहा है, तो हम वहां से लेंगे। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि अब जो शॉप से ही लो, लाइक ऑनलाइन मत लो, ऐसा कुछ नहीं। जहां पर हमको सस्ता मिलेगा, जहां पर सही सामान मिलेगा, हम वहां से लेंगे। उनकी नॉलेज काफी मतलब इंक्रीज हो चुकी है अब तो, मतलब हर जगह काफी ऐसा कस्टमर काफी अवेयर है। आज का कस्टमर के हिसाब से आजकल जो है ना ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। अब ऐसा नहीं कुछ भी आप बेच दोगे, कस्टमर अपना हर एक पैसा खर्च करने से पहले सोचेगा कि मुझे मतलब क्या इसका रिटर्न मिलेगा या नहीं ढंग से, ठीक है। तो लाइक बायर्स हैव फुल नॉलेज ऑफ द सोर्सेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड देयर सब्स्टिट्यूट्स, तो इसकी वजह से अब ऑप्शन बायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है, ठीक है। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। अगर बिग
बिग अगर कोई बायर है, सपोज फार्मा कंपनी है, वहां से वो अपने लाइक कुछ केमिकल कुछ भी मतलब उनको जो उसके मटेरियल जो भी होता है अगर वो चाहिए तो उनका मतलब फिक्स्ड है उनके बायर, मतलब उनके सप्लायर्स जो है ना वो ऐसा है कि अगर वो नहीं खरीदेंगे तो उनका बिल्कुल उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उनको मतलब उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, जो सप्लायर्स है उनके पास ऑप्शन नहीं है कि अगर उनको बायर्स को नहीं बेचेंगे तो कुछ मतलब उनका बेकार हो जाएगा। ऐसे ही अगर कार्स वगैरह जो होते हैं तो उसके जो कुछ मतलब वो होते हैं लाइक टायर्स हो गया या फिर कुछ उनकी जो चीजें जो होती हैं, सपोज एसी हो गया उस ब्रांड का है, तो कुछ ना लाइक उन लोग के बीच में टाइप का होता है कि अगर वो ही उनका मेन बायर है और वो ही उनके मेन सप्लायर है, मतलब सप्लायर तो फिर भी थोड़ा चेंज हो सकता है, बट अगर वो सप्लायर के लिए वो ही बस उनका मेन बायर है, अगर वो नहीं खरीदेगा तो उनका बेकार। उसके लिए वैसे तो ऑप्शंस हैं, बट आप फार्मा कंपनी का याद रख लो। इफ यू डोंट वांट टू कंफ्यूज योर सेल्फ, तो कार का छोड़ो, फार्मा सही है। ठीक है, उसके बाद फिर द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इज नॉट परसीव्ड एज क्रिटिकल टू द बायर्स नीड एंड बायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन फर्म सप्लाइंग द प्रोडक्ट। ठीक है, बायर्स बहुत ज्यादा है, सप्लाई मतलब बायर्स के हिसाब से ये अब जो है सप्लायर्स को अपना करना पड़ेगा, अपना वो देखना पड़ेगा कि क्या उनको सेल करना है, क्या किस प्राइस पे करना है और कैसे उनको करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। उसके बाद फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स क्या है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स में क्या है ना कि सब्स्टिट्यूट्स सप्लायर के सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। सपोज जैसे मैंने आपको पीछे बताया था एयरवेज के बारे में, तो एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या था कि वहां पर सिर्फ अगर आप सप्लायर की बात करो तो बस दो ही है, बोइंग एंड एयरबस। ठीक है, तो अब अगर ये ही दोनों हैं, इनके पास सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो बायर को चाहे वो सप्लायर कितने भी प्राइस में दे उनको खरीदना ही पड़ेगा प्रोडक्ट, अगर अपना मतलब अपना चलाना है अपना बिजनेस तो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एयरवेज है, ठीक है, सॉरी एयरवेज बोल रेलवेज है। तो रेलवेज में क्या है कि आपकी इंडियन रेलवेज ही एक ऑप्शन है अगर आपको रेल का यूज कर रहे हो, कोई और तो है नहीं। तो अगर थोड़े प्राइस भी इंक्रीज कर देंगे तो अभी भी ऐसा नहीं है कि सबने अपना एयरवेज पे अपना लाइक शिफ्ट कर लिया, बहुत से लोग आज भी सिर्फ ट्रेन से ही ट्रेवल करते हैं, है ना। तो वो रेलवे का अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तब भी मतलब उनको कस्टमर को बायर को उसके साथ ही रहना पड़ेगा, उसको वो कुछ चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, so their products are crucial to the buyer and substitutes are not available. For example, I have given you of airline. ठीक है, they can erect high switching cost. अब उनको पता चल गया कि अगर जो है यहाँ से अगर वो चेंज करके दूसरी जगह जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा स्विचिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, अलग हो जाएगा, तो फिर सप्लायर्स की चलेगी फिर उस टाइम पे। ठीक है, दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन देयर बायर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, सपोज अगर आप ये देखो सी फेसिंग है, अगर मुंबई में आप सी फेसिंग बंगलो आपको चाहिए, तो फिर अब सी फेसिंग बंगलो आपको हर जगह तो नहीं मिल सकता ना, सप्लाई उसकी कमी है। जो सपोज एक जुहू बीच है तो उसके पास में अगर जितने भी लैंड होगा, उसके जितने भी ओनर्स होंगे, उनके पास एक तरह से एक वो चीज हो जाएगी, मतलब एक एडवांटेज हो जाएगा उनके पास। अगर उनको खरीदना है बायर को तो खरीदो इस प्राइस पर, वरना मत खरीदो। ठीक है, तो ये चीज हो गया। उसके बाद जस्ट रीड दिस हेडिंग एक बार कि द नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। तो इसके हम लोग इसके आप सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, फिर हम थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स पढ़ेंगे। ओके, सो नेचर ऑफ राइवलरी। तो राइवलरी का क्या है, हमने अभी पढ़ा था पोर्टर के 5 फोर्सेस होते हैं। ठीक है, उसमें से एक आर्ट जो स्टैंड क्या करता है, वो करता है आपका राइवलरी पे। आपका राइवलरी डिटरमाइन करेगा कि आपको उस बिजनेस में आना चाहिए, उस इंडस्ट्री में आना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी इन एन इंडस्ट्री इज सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस प्रॉफिटेबिलिटी। एज आई हैव टोल्ड यू इन चैप्टर नंबर 2 और 3 कि आपका ना ऐसा आपका इंडस्ट्री का मैटर करता है। सपोज अगर उसमें बहुत ज्यादा ही कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी ही हैं तो हम लोग उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई बहुत ज्यादा है उस चीज की, कस्टमर की डिमांड इतनी नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आने से अभी कोई फायदा नहीं होने वाला, एंड वहां पर मतलब 100 रुपए के लिए भी इतना ज्यादा लड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं। अब ये राइवलरी क्यों होती है? ठीक है, अगर कोई एक क्लियर लीडर नहीं होता तभी कॉम्पिटिटर्स ज्यादा होते हैं। अगर सपोज एक क्लियर लीडर हो जाएगा तब तो एक मोनोपोली टाइप का हो जाएगा। ठीक है, बट अगर जो है द इंडस्ट्री इज नो क्लियर लीडर्स, तो उसकी वजह से राइवलरी होती है, क्योंकि सब एक जैसे ही है, थोड़ा बहुत सबका डिफरेंट हो सकता है, बट सबका जो है सामान एक जैसा से बिक रहा है। ठीक है, वहां पर बहुत सारी सप्लायर्स बहुत सारे एक जैसे हैं, तब एक तरह से आपको राइवलरी एक क्रिएट हो जाती है। तो कस्टमर्स इन द इंडस्ट्री आर न्यूमरस एज आई टोल्ड यू। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स
ऑपरेट विथ हाई फिक्स कॉस्ट, अगर जो आपके हाई फिक्स कॉस्ट में कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ओके, तो मैं आपको आई थिंक इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तभी मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो इंडस्ट्री लीडर, अब इंडस्ट्री लीडर का भी क्या होता है, इंडस्ट्री लीडर का क्या मतलब होता है कि एक अगर सपोज जैसे ना एक आपका इतना स्ट्रॉन्ग राइवलरी है कि जिसको आप अपना कम्पीट ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ओएस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है, या फिर IRCTC, ये लोग ऐसे हैं कि इनके अलावा अब कोई और आ ही नहीं सकता। अगर सपोज कोई आया भी ना तो वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग, जैसे यहाँ पर लिखा है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लीडर कैन डिस्करेज प्राइस वॉर बाय डिसिप्लिन इनिशिएटर्स ऑफ सच एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो स्ट्रॉन्ग जो MS विंडो जो है वो क्या करेगा, कोई उसने देखा अच्छा ये न्यू एंट्री हो रही है इसकी, तो इसको बिल्कुल कट ऑफ करने के लिए बिल्कुल उसका प्राइस इतना कम कर देगा, या फिर उसको इतना, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था ये ऊपर, तो मतलब इस जैसा वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट, मतलब उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं ना ऑलरेडी, तो वो थोड़ा सा मतलब कर सकता है प्राइस कम वगैरह, तो वो कर देगा। तो दूसरा वाला अवॉइड बिल्कुल नहीं कर पाएगा, वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा उतना प्रेशर, ठीक है। सेकेंड, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, तो अगर ज्यादा कंपेटिटर्स हैं तो फिर ज्यादा राइवलरी होनी है, क्योंकि हर कोई अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लड़ेगा कि कस्टमर्स तो सेम ही है ना, उनके पास क्यों आएगा, तो कस्टमर्स के लिए हर कोई करेगा। फिक्स कॉस्ट में क्या है कि अगर जब राइवल्स जो होते हैं उनकी अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसको फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए वो लोग क्या करने वाले हैं, वो लोग बहुत ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन करेंगे। सिंस उनको अगर सस्टेन करना है, उधर वहां पर रहना है, तो फिर उनको जो है काफी कट थ्रो टाइप का कॉम्पिटिशन हो जाता है। वो कहते हैं कि भाई अगर रहना है, अगर फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो बहुत अच्छे से उनको कुछ ना कुछ सर्विसेज देंगे या कुछ भी करेंगे, अपना प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी बहुत कम करेंगे, कुछ भी ना करके, मतलब वो इंडस्ट्री में बहुत एक स्ट्रॉन्ग राइवल्स बन जाते हैं हमारे, अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल सपोज एयरलाइंस का हो गया, टेलीकम्युनिकेशन जो है इंडस्ट्री उन लोग का हो गया, तो फिर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जस्ट रीड इट कि राइवल्स का ये है, तो कट प्राइस कर देंगे, और फिर क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हो जाता है कि अपनी यूज कैपेसिटी करो, ये सब चीजें हैं। उसके बाद फिर प्राइस कटिंग कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी टू फॉल फॉर ऑल, मतलब अगर उन्होंने कम कर दी तो सारे के सारे फर्म के लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग सस्टेन कर पाएंगे, कुछ लोग सस्टेन ये नहीं कर पाएंगे। एग्जिट बैरियर्स, ठीक है। एग्जिट बैरियर्स क्या हो जाता है कि आपने एंटर तो कर लिया, सपोज CA में आपने एंटर तो कर लिया, बट अब आप फाइनल में आ गए, तो फिर उसका एग्जिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी लोग थोड़ा सोच समझ के आते हैं CA में, ये चीज भी है। और या फिर अगर आप एयरक्राफ्ट की बात करो, टेलीकम्युनिकेशन में करो, इतना ज्यादा, अगर टेलीकम्युनिकेशन में करो, इतने सारे उन्होंने टावर्स वगैरह लगा दिए होते हैं, इतने कॉल सेंटर्स वगैरह को हायर कर लिया होता है, इतना सब कुछ, इतना पैसे खर्च हो चुके होते हैं, उनकी फिक्स कॉस्ट इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि अब वो एकदम से एग्जिट नहीं कर पाते हैं अपने, ठीक है। तो बस यहाँ पर वो लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का भी यही है कि उन लोग के लिए फिर राइवल्स ना ज्यादा मैटर ही नहीं करते हैं। तो मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर अगर कोई राइवल ऐसा है जिसके पास एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एप्पल को या फिर जो है आपको या फिर रॉयल एनफील्ड जैसे बाइक्स हो जाती, इन लोग को फर्क नहीं पड़ता। इन लोग को ये लोग अपना इतना ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी या फिर इतना ज्यादा अलग कोई बनाते हैं अपना प्रोडक्ट, तो जिसकी वजह से अब अगर मेरे को अभी मार्केट में आना है तो मेरे को बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अपनी R&D एंड ऑल चीज में अपना एक्सपेंडिचर लगाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से वो भी एक फैक्टर पड़ जाता है। एक स्लो ग्रोथ है जिसकी वजह से सारे जो राइवल्स हैं उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी तो अगर मार्केट में उनको सस्टेन करना है तो बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन हो जाएगा, तो फिर वो भी एक आपका फैक्टर्स इफेक्ट करता है। एक थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट के बारे में क्या होता है कि आपका ना जब सब्स्टिट्यूट्स आ जाते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। सपोज अगर आप मोबाइल फोन्स की अगर बात करते हो अभी, तो मोबाइल फोन्स के आने की वजह से आपके जितने भी जैसे जो आपके आईपॉड्स थे, नॉट आईपॉड्स नेसेसरी, मतलब जितने भी और भी जैसे म्यूजिक वाले सिस्टम्स थे या फिर रेडियोस थे, जो रेडियोस के वो आते थे मतलब वो रेडियोस थे, या फिर आपका कंप्यूटर्स हो गए, इन सब की थोड़ी डिमांड कम हो गई बिकॉज एक इतना मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आ चुका है, तो इसकी वजह से एक थ्रेट हो जाता है सब्स्टिट्यूट का आने के लिए, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट आपका अवेलेबल है तो फिर वो मतलब मतलब उस इंडस्ट्री में आना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अगर आपने अपने पैसे बढ़ाए तो दूसरा वो कस्टमर कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप प्लीज रीड कर लीजिए बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज, तो एक बार में हम बता देंगे क्या है। सो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज, तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वाले टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि इसका क्या फोकस रहता है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस
ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब किस चीज पे फोकस करेंगे, जो स्ट्रेटेजी जो है ना इसके हिसाब से इनका क्या फोकस है और क्या क्या चीज इनके बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी किस चीज से कंसर्न है, ये वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वाले हेडिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, द ऑर्गेनाइजेशन कोर कॉम्पिटेंसीज शुड बी फोकस्ड ऑन सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड और वांट्स इन ऑर्डर टू अचीव अबव एवरेज रिटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि हम लोग सपोज आप मार्केट में जैसे आ रहे हैं तो आप ये नहीं कि आप जितने भी आपने वो सब चीज तो देख लिया, 5 फोर्सेस के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि लाइक राइवलरी और एंट्रेंस, सब्स्टिट्यूट, सप्लायर एंड बायर्स बार्गेनिंग पावर, ये सब तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, बट अब जो है इसको आपने पढ़ने के बाद अब आपका क्या फोकस रहेगा, मतलब अब आप क्या करने वाले हो। आपने ये सपोज देख लिया कि मैं एंटर करूं ना करूं, अगर मैं एंटर कर लेती हूँ तो अब मैं क्या करूंगी। अब मैं देखती हूँ कि अच्छा कि कौन मेरे कस्टमर्स हैं, कैसे मैं उनको कस्टमर के कैसे उसका सेटिस्फेक्शन उनका किस चीज में है, क्या है, तो वो देखना है। उसके बाद इनकी मतलब इश्यूज बता देती हूँ मैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है कि कस्टमर नीड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कि कस्टमर एक्चुअली चाहता क्या है। अगर आपने मतलब कस्टमर ने कुछ और ही वो डिमांड कर रहा था बट आपने कुछ और देख लिया, मतलब जैसे इसमें क्या है, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हु आर आर कस्टमर्स, तो उसमें बता रखा है कि एक तो सबसे पहले नोइंग वंस कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑब्टेनिंग एंड सस्टेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपने अपने कस्टमर की नीड को अच्छे से देख लिया ना तो वो एक आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि दूसरे लोग शायद वो उसको इतने अच्छे से प्रिडिक्ट और उसको वो ना देख पाए, मतलब उसको सेटिस्फाई ना कर पाए कस्टमर को। ठीक है, तो एक क्या था, टाटा की सबसे ज्यादा जो गलती जो हो गई थी वो क्या था कि टाटा को लगा कि जो बाइक वाले जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे नैनो पे, क्योंकि नैनो होगा थोड़ा सस्ता, एंड उनको लगा कि हाँ ये वाली चीज हो जाएगी। और जो कार वाले जो हैं उनको अगर सस्ती लेनी होगी तब भी बोलेंगे, उनको एक्चुअली पता ही नहीं था कि उनके कस्टमर कौन है, बाइक वाले हैं या फिर कार वाले हैं। जो बाइक वाले जो अभी जो बाइक ले रहे हैं वो कस्टमर्स हैं, वो है। और उन्होंने सोचा था कि मतलब ऐसे ही विद इन 1 लाख उसको सेल कर देंगे, बट मार्केट में आते आते वो 2 लाख से बन गया। ठीक है, मतलब उसकी नैनो की प्राइस। अब क्या हुआ, जो बाइक वाले थे वो उन्होंने सोचा कि मतलब 2 लाख में दे रही हूँ मैं अपना इसमें नैनो के लिए, तो क्यों ना मैं 3 लाख में मारुति की कोई ले लूं कार। एक तो मारुति का ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा ब्रांड वैल्यू है, मतलब ऑलरेडी वो इस चीज में कार में। टाटा जिसने नैनो का करा था वो फर्स्ट टाइम ही तो किया था ना उसने, तो वो नहीं है उनका इतना ज्यादा लाइक उनका उसमें इतना कोर कॉम्पिटेंस नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा मारुति से लेंगे तो आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह काफी अच्छी मिल जाएगी उनको, तो वो इसलिए बाइक वाला अगर वो लेना भी चाहेगा कार अगर, तो फिर वो नैनो क्यों लेगा, वो फिर वो ही क्यों नहीं लेगा। और कार वाला जो ले ही रहा था वो फिर ऑलरेडी ऑटो जैसी दिखने वाली क्यों ही लेगा नैनो, तो इसलिए उनका वो बिल्कुल मतलब फेलियर टाइप का हो गया था। ठीक है, और फिर हाउ टू, एक तो सबसे पहले आपने देखा हु आर आर कस्टमर्स, फिर देखना है कि हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। तो अब क्या है ना कि उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन को मस्ट डिटरमाइन कि कैसे उनको अपने बंडल करना चाहिए अपने रिसोर्सेज को, कैपेबिलिटीज को, जिससे उनकी मतलब कोर कॉम्पिटेंसी आए और उसको यूज करके वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए और उसमें वैल्यू एडिशन कर पाए उनको। ठीक है, मतलब अगर आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं करोगे ना तो फिर वो वाला प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, ये भी तो सोचो आप। अगर आप सपोज अगर मैं ये आपको लेक्चर्स दे रही हूँ तो फिर मेरा क्या मतलब ये है कि मेरा क्या मैं सोचती हूँ कि कोई क्यों देखेगा ये क्लास, इसलिए देख सकता है क्योंकि सब लोग जो है वो ऊपर से पढ़ाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इतना लाइक रीड करके कोई नहीं पढ़ा रहा है। उसके बाद फिर एक थोड़ा स्टूडेंट का और टीचर का थोड़ा फर्क पड़ ही जाता है। एक स्टूडेंट जब मतलब पढ़ाता है यार तो लगता ही है कि हाँ पढ़ लो यार, अब तो वो चीज मेरे को ऐसा लगता है कि कोई अगर देखेगा तो इस रीजन की वजह से देख सकता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया। फिर अब बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज डिटेल, तो डिटेल एक्शंस टू बी टेकन। तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज में क्या है कि डिटेल एक्शंस बताता है वो कि क्या आपको लेने चाहिए जिससे आप अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर पाओ। ठीक है, एंड गेन कर पाओ कंपेटिटिव एडवांटेज। ठीक है, बाय एक्सप्लोरिंग कोर कॉम्पिटेंसीज इन स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन द मार्केट। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज किस किस चीजों से कंसर्न है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, मीटिंग द नीड्स ऑफ की कस्टमर्स। तो उनके क्या कस्टमर्स, कौन कस्टमर्स हैं और उनकी नीड्स क्या है, उनको सबसे पहले आपको मीट करना है। आपको सेकंड आपको मीट करना है, आपको अचीव करना है एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, कि आपको कंपेटिटर्स से अपना एडवांटेज अचीव करना है, वरना क्यों ही वो कस्टमर आपके पास आएगा।
और फिर आपको कंपेटिटिव डिसएडवांटेजेस जो होते हैं उसको आपको अवॉइड करना है। तो ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी हम ऐसे माइंडसेट से बनाते हैं जिससे ये सारी चीजें मतलब तीनों चीजें हो जाएं। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजीज, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जस्ट रीड इट। वैसे मैंने आपको अच्छे से बता रखा था ये, तो मैं अब इतना सारा डिटेल में मतलब आपको बताऊं क्या, चलो मैं देखती हूँ अभी, है ना। ओके, Michael Porter's generic strategies. So as I have told you in the last lecture also, what does that generic term mean? Generic term mean that it is applicable to all businesses and all organizations. ठीक है। So अब जैसे मैंने आपको बताया भी था, चलो फिर से बता देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट लीडरशिप का क्या होता है? कॉस्ट लीडरशिप ना उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है जो कि प्राइस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएशन उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है उनको जिसको स्पेसिफिकेशन चाहिए एंड जो प्राइस सेंसिटिव इनसेंसिटिव होते हैं। लाइक प्राइस का उनको तो फर्क नहीं पड़ता, उनको ब्रांड चाहिए, इनको वो कुछ स्पेसिफाई जो चीज होनी ही चाहिए उनके ब्रांड मतलब उनकी चीज में, तो वो सब चीजें डिफरेंशिएशन में होना चाहिए होता है। फोकस मीन्स मतलब क्या होता है कि फोकस मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आई थिंक वो टोटली करेक्ट नहीं था, मतलब थोड़ा सा मैंने उसके बारे में लाइक डिटेल में तो पढ़ा नहीं था, है ना। सो जो मेरे को लगा थोड़ा बहुत जो मैंने सर्च वर्च किया था उससे मैंने आपको बताया था। तो क्या था फोकस स्ट्रेटेजी में, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि वो लाइक ना जो एरियाज जहां पर जो एक्सप्लॉइटेड नहीं है वहां पर जाना एंड वहां पर जाकर अपना कुछ काम करना। हाँ वो ठीक भी था वाली बात। अब उससे मैं कनेक्ट करती हूँ यहाँ पर जो बुक की लैंग्वेज जो लिखी है उससे। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि इसमें बताना चाह रहे हैं कि स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स को जो एक स्ट्रेटेजी जो होती है उसको फोकस स्ट्रेटेजी बोलते हैं। जो जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है उन लोगों के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है उन लोग उस चीज को बोलते हैं फोकस स्ट्रेटेजी। तो अब ये क्या है, अब ये जो है ना लाइक फोकस स्ट्रेटेजी, तो इसमें स्मॉल ग्रुप में ऑब्वियसली अब वो स्मॉल ग्रुप वाले क्यों लेफ्ट हो गए ये भी तो सोचो। आप ये सोचो कि कॉस्ट लीडरशिप में नहीं आए, डिफरेंशिएशन में नहीं आए, मतलब उनकी कुछ नीड्स होंगी वो उनकी फुलफिल नहीं हुई होंगी, तभी तो फोकस स्ट्रेटेजी में आएंगे ना वो। या तो वो बिल्कुल अगर सपोज ऐसे कोई है कि बहुत ज्यादा उनको हाई क्लास चीज हो गया, ठीक है, लैम्बोर्गिनी है, तो वो बस उनके लिए उसका क्या है वो नैरो है उसका लाइक कस्टमर बेस, ठीक है, फोकस स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाएगा वो, क्योंकि उनकी क्या स्पेसिफिकेशन उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। लोगों ने लाइक लैम्बोर्गिनी और जो भी हाई क्लास जो मतलब कार्स वगैरह जो होती हैं लग्जरी कार्स, उन्होंने क्या सोचा कि हाँ सब लोग कार्स बेच तो रहे हैं बट जो रिच लोग जो हैं उनको क्या चाहिए, उन लोग को चाहिए कि हम इन लोगों से लाइक आम जनता से थोड़ा हटके हम लोग कुछ अपना प्रोडक्ट यूज करें। तो वो चीज वो एरिया में वो अनएक्सप्लॉइटेड था, तो उन्होंने उसको आकर मतलब उन्होंने देखा और उसमें वहां पर फिर फोकस स्ट्रेटेजी लगाई। ठीक है, फिर पोर्टर स्ट्रेटेजीज इम्प्लाई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल अग्रीमेंट्स, कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड इंसेंटिव सिस्टम्स। ठीक है, अब क्या है ना कि यहाँ पर एक तो मैं बता देती हूँ कि अब जो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी से। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि मैंने जैसे बोला था उसमें क्या है कि ये ब्रॉड मास मार्केट पे एम करता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो कॉस्ट रिडक्शन करना चाहता है किस किस एरिया में, प्रिक्योरमेंट में, प्रोडक्शन में, स्टोरेज में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज में। ठीक है, उसके बाद फिर फॉर एग्जांपल और ये मतलब मैकडोनल्ड्स का जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जो है, मैकडोनल्ड्स आप देखो तो वो क्या है वो काफी चीप है, नॉट काफी चीप मतलब बट ठीक है, अगर आप लाइक पिज्जा से कंपेयर करो तो काफी सही है, मतलब बहुत सस्ता ही है, मतलब कोई भी हम लोग ज्यादातर वो ही खाते थे एक्चुअली अब तो। सो मैकडोनल्ड्स वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी पे लाइक फोकस करते हैं, है ना। और जैसे आपका वॉलमार्ट हो गया, वॉलमार्ट पे इतना ज्यादा लाइक उनपे इतना ज्यादा पैसा है, जो भी इतनी बड़ी वो कंपनी बन चुकी है, तो अब वो क्या है वो सबसे ज्यादा सस्ते में देंगे वो लोग चीजें। ठीक है, Amazon हो गया या फिर ये चीजें ये हो गए, ये लोग ये काफी सस्ते में देंगे ये वाली, क्योंकि उनकी क्या है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। वो चाहते हैं कि सारे ब्रॉड मास को वो कवर करें, है ना, हर किसी की नीड जो है लाइक इन कॉमन जो भी है वो सेटिस्फाई कर दें उस चीज को। ठीक है, और फिर अब पता है इनका द प्राइमरी रीजन फॉर परसुइंग बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज इज टू गेन कॉस्ट लीडरशिप बेनिफिट। ये जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जैसे बताया था कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड और हॉरिजॉन्टल ये जो इंटीग्रेशन जो होते हैं वो किस चीज के लिए होते हैं, जिससे उनका जो मीडिएटर्स जो हैं उनका प्रॉफिट वो खुद अपना कमा सकें, है ना। तो इससे अब क्या होगा, इससे उनका कॉस्ट लीडरशिप बेनिफिट मिलेगा इनको। ठीक है, उसके बाद फिर बट ऐसा भी नहीं है कि कॉस्ट लीडरशिप है तो आपका कुछ मतलब कुछ है ही नहीं,
आपने बस बेच दिया, बेचने के लिए बेच रहे हो, कुछ तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए ना, कुछ तो उसमें डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बट कॉस्ट लीडरशिप जनरली मस्ट बी परसुएड इन कंजक्शन विद डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन तो होना चाहिए। उसके बाद बस इसमें यही लिखा हुआ है, बस थोड़ा रिपीट कर रखा है कि द बेसिक आइडिया कि ऐसे अंडर प्राइस कर दो जिससे मार्केट शेयर पे आप सबसे ज्यादा गेन कर लो, सेल आप ज्यादा कर लो, ये सब चीजें जो होती है ना वो सब मतलब यही कॉस्ट लीडरशिप में आता है। सही है। फिर अचीविंग ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप फॉलोइंग आर द एक्शंस दैट कुड बी टेकन, forecast the demand of product or service promptly, optimum utilization of the resources to get cost advantage, achieving economies of scale lead to lower per unit cost of production or service, standardization of products for mass production to yield lower कॉस्ट पर यूनिट, रेजिस्टेंस, इन्वेस्ट। ओके, सो ये मतलब इसमें ना बस क्या लिखा हुआ है कि ये सारे एक्शंस जो है ना अगर आप टेक करोगे तभी आपका कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी आप कर पाओगे। ठीक है, या तो आप सबसे पहले क्या है आप फोकस कर लो डिमांड क्या है। ठीक है, डिमांड क्या है प्रोडक्ट की और सर्विस की, पहले से अगर कर लोगे फोकस तो फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा फर्स्ट मूवर एडवांटेज वगैरह हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, आप अपने रिसोर्सेज का अगर पूरा फुल्ली या फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे तब आपकी कॉस्ट तो रिड्यूस होनी ही है। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, तो उससे आपके लोअर कॉस्ट पर यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा तभी पैसे थोड़े कम लगेंगे। तो ये सब चीजें हो गई। अब एडवांटेजेस में भी ना आपका वही आ जाता है जो हमने पढ़ा था ना पोर्टर बाबा की रेस, तो वही है, मतलब इसमें भी आपका RESS एंड B वही सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। बस उसके आपको ना कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि वो क्या होगा उसका इम्पैक्ट। ठीक है, तो एडवांटेजेस में भी आपको हमेशा याद रखना है कि वही उसी मतलब उससे जो आपका निमोनिक है उससे आप याद कर लो एंड उसमें थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा कि क्या होगा इससे आप कर लेना। ठीक है, वैसे मैं बता देती हूँ एडवांटेजेस क्या है। सपोज हम वॉलमार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सो अब राइवलरी है तो इसमें ऑब्वियसली इतना सस्ता दे रहे हैं कि लेस राइवलरी होगी। ठीक है, तो competitors are likely to avoid a price war since a low cost firm will continue to earn profit after competitors compete away their profits। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा सस्ता बेच रहे हैं, इससे ज्यादा सस्ता क्या ही बेचेंगे, सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो यार सबसे ज्यादा मतलब इतना सस्ता बेच रहे हैं तो सारे कस्टमर उन पे थोड़ा अट्रैक्ट होंगे ही ना, तो वो एक तरह से इनका एक अच्छा एक एडवांटेज हो जाता है। सही है। सेकेंड आ जाता है बायर। अब ना बायर अब किसी और सप्लायर के पास नहीं जाएगा, इतना सबसे सस्ता मिल रहा है, थोड़ा यूनिकनेस भी है तो उनके पास ही जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही उनको भी कहेगा और कम करो, अब थोड़ा बहुत तो वो भी कमाएंगे ना। फिर सप्लायर्स में क्या जाता है, सप्लायर्स में क्या है कि अब वो ना कॉस्ट लीडर्स आर एबल टू एब्जॉर्ब ग्रेटर प्राइस इंक्रीजेस बिफोर इट मस्ट रेज प्राइस टू कस्टमर्स। ठीक है, तो फिर अब क्या होता है ना कि हमेशा ऐसा नहीं है कि अब जैसे बायर को बेच रहे हैं तो वो अपने पॉकेट से कुछ बेच रहे हैं, वो इतना बल्क में खरीद लेते हैं, वो इतना इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, जिससे उनका जो प्राइस जो होता है ना प्रोडक्ट का वो वैसे ही कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा मतलब वो बेनिफिट में ही रहते हैं, उनका सप्लायर भी वो देखता ही है कि इतना ज्यादा वो खरीद रहे हैं, तो वो एक उनका एडवांटेजेस ही रहता है पोजीशन। फिर एंट्रेंस क्या रहता है कि ऑलरेडी इतना कम है, इससे अब नया मार्केट में कोई आ जाता है प्लेयर तो वो तो इतना कम दे ही नहीं पाएगा ना, तो फिर एक वो भी चीज हो जाती है। फिर सब्स्टिट्यूट्स मतलब कि लो कॉस्ट लीडर, सो वी वर टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूट्स में भी ऑब्वियसली इतना ज्यादा कम है। हाँ, तो क्या लिखा है, तो कॉस्ट, हाँ, लो कॉस्ट लीडर्स आर मोस्ट लाइकली टू लोअर कॉस्ट टू इंड्यूस कस्टमर टू स्टे विद देयर प्रोडक्ट। ओके, इन्वेस्ट टू डेवलप सब्स्टिट्यूट्स, परचेज पेटेंट्स। ठीक है, तो मतलब ये है ना कि ये भी आपको एक हो जाता है, आप इतना ज्यादा सस्ता ऑलरेडी दे रहे हैं ना, तो फिर वो दूसरा प्रोडक्ट दूसरे सब्स्टिट्यूट पे नहीं जाता है बायर। ठीक है, तो वो एक आपका हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, अब इतना ये कॉस्ट एडवांटेज जो है ना इतना कम सस्ता वो हर टाइम के लिए नहीं मिल सकते हैं। अब आप जियो को देखो, स्टार्टिंग में आया था तब उसने बहुत ज्यादा सस्ता दे दिया था, बट अब तो वो अच्छा चार्ज करता है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही सस्ता दे रहा हो। ठीक है, तो मे नॉट रिमेन फॉर लॉन्ग, इतना ज्यादा लॉन्ग के लिए नहीं रहता है। कैन सक्सीड ओनली इफ द फर्म कैन अचीव हायर सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, अगर
अगर उससे सेल्स वॉल्यूम अगर ना, कॉस्ट लीडरशिप तभी हो सकती है जब आप बहुत ज्यादा बेच रहे हो, तभी तो आप अपना कुछ प्रॉफिट कमाओगे ना। अगर आप बेच भी कम रहे हो, ऊपर से प्रॉफिट भी कम कमा रहे हो, तो फिर वो उनको इंसेंटिव कैसे मिलेगा कि आगे वो प्रॉफिट मतलब ना उसको अपना प्राइस जो है वो कम ही रखें। ठीक है, कॉस्ट लीडर्स टेंड टू कीप द कॉस्ट लो बाय मिनिमाइजिंग एडवर्टाइजिंग, मार्केट रिसर्च एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिर बट दिस अप्रोच कैन प्रूव टू बी एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन। अभी तो आपने ऐसा कर दिया, बट आगे जाकर जो है मतलब आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी चेंजेस आर ग्रेट थ्रेट टू द कॉस्ट लीडर्स। अगर टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज हो गई तो वो एक बहुत ज्यादा थ्रेट बन सकता है आपका कॉस्ट लीडर्स के लिए, बिकॉज आप इतना बहुत ज्यादा अच्छा तो कुछ बना नहीं रहे प्रोडक्ट में, लाइक ठीक है वो लाइक नॉर्मल पीपल के लिए है, तो फिर वो अगर टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज हो जाती है तो फिर कोई आपके पास क्यों ही रहेगा, वो चीज आ जाता है। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है उसको भी एक बार प्लीज रीड कर लीजिए। सो या डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। सो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या होता है? एज आई हैव टोल्ड यू, आप हमेशा याद रखना कि एप्पल वाला एग्जाम्पल, ठीक है, एप्पल या फिर लाइक आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ एप्पल, बट ये है कि उसका जो मतलब उसका जो जैसे सिक्योरिटी सिस्टम है, उसका जो फील जो है एप्पल वाला, वो थोड़ा अलग ही है। ठीक है, उनका मतलब डिफरेंशिएशन मतलब उन्होंने थोड़ा हट के काम कर रखा है। तो अब हम लोग सपोज एप्पल का केस स्टडी लेके हम अपने दिमाग में समझते हैं कि वो क्या है, तो वो हम देखते हैं कि मतलब कैसे जो है वो पॉइंट, सारे पॉइंट्स हम लोग वैसे उसके बेसिस पे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि ये आपका डिफरेंशिएशन जो है स्ट्रेटेजी, वो दिस स्ट्रेटेजी इज एम्ड एट ब्रॉड मास मार्केट एंड इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट इज परसीव्ड बाय द कस्टमर एज यूनिक। थोड़ा यूनिकनेस, जो मास तो आप चलो ब्रॉड ही कर रहे हो, क्योंकि अभी हम नैरो फोकस स्ट्रेटेजी के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं, अभी हम डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब मास तो हमारा ब्रॉड ही रहेगा, बट कस्टमर्स जो थोड़ी यूनिकनेस चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में या सर्विसेज में, वो आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी से मिलती है। ठीक है, यूनिकनेस कैसे हो सकती है? या तो डिजाइन से, ब्रांड इमेज से, फीचर से, टेक्नोलॉजी से, डीलर नेटवर्क से, या कस्टमर सर्विस से। ठीक है, या है ना, और उसकी वजह से जो बिजनेसेस जो है ना वो चार्ज करते हैं प्रीमियम फॉर इस प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद बट ये डिफरेंशिएशन का मतलब नहीं है कि हमेशा ये आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ही देगा, हमेशा आपके लिए अच्छा ही होगा। देयर मे बी केसेस कि आपने अपना बहुत यूनिक तो बना दिया, एक अपना प्रोडक्ट बनाया बहुत ज्यादा यूनिक, बट कस्टमर्स को लगा ही नहीं कि इतना ज्यादा यूनिक है, और उन्होंने सोचा ठीक है मतलब इतना हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं उससे भी हम काम चला सकते हैं। ठीक है, अब एप्पल का फोन है, बट आजकल जैसे आप देखो तो अब जैसे वन प्लस या फिर और जो फोन जो आ गए हैं, उसके आने के बाद से सैमसंग के और मॉडल्स जो है उसके आने के बाद से एप्पल का मतलब थोड़ा क्रेज कम तो हो ही चुका है। मतलब इफ आई एम अ परचेजर तो आई विल गो फॉर वन प्लस, नॉट दिस एप्पल, बिकॉज एक तो इतना लाइक हमको स्पेसिफिकेशंस वही मिल रही हैं ऑलमोस्ट, बट कम प्राइस से मिल रही हैं। तो उन्होंने उनकी ब्रांड इमेज अलग है एप्पल की। सबसे ज्यादा हमने इसे फाउंडेशन में भी पढ़ा था, सबसे ज्यादा जो ब्रांड इमेज सबसे ज्यादा किसकी है, वो एप्पल की है। बट ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉस्टली भी वो चार्ज करते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि सारे कस्टमर्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। हाँ, दे हैव लॉयल कस्टमर बेस, की जो उनके कस्टमर्स होते हैं दे वांट टू कंटिन्यू देयर प्रोडक्ट्स, बट कांट गारंटी द सक्सेस, राइट। इवन इफ यू टॉक अबाउट नैनो ने भी ना ऐसे आया था, तो उसने सोचा था कि थोड़ा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लेके आऊंगा, मतलब ऐसे लेके आऊंगा कि ऐसी कार बनाऊंगा कि जो है ना जो बाइक वाले लोग हैं या जो सस्ता जो चाहते हैं जो बहुत ज्यादा, वो उनको मिल जाए, और थोड़ी स्पेसिफिकेशन चाहे कम कर दूंगी या कर दूंगा, बट वो मतलब उनको ऐसा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन उन्होंने करा था, बट कस्टमर्स को वो पसंद ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये कार वाली वो इतनी जैसे जो एक होता है क्लास, वो है ही नहीं इसमें, तो वो चीज हो गया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर इसमें बता रखा है कि सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन कैन मीन ग्रेटर प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, greater compatibility, lower cost, improved service, less maintenance, greater convenience and more features. ठीक है, so this is the thing. उसके बाद ओके, जस्ट आई एम रीडिंग द पॉइंट्स, अगर आपको कुछ ना जैसे सुनने में थोड़ा याद हो जाता है तो वो है। उसके बाद फिर क्या है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी शुड बी परस्यूड ओनली आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ बायर्स नीड एंड प्रेफरेंस टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी। ठीक है, आपको ना जब आप जो है अगर अपना ये बना रहे हो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, तब आपको क्या करना है, केयरफुली एक स्टडी करनी पड़ेगी। आपको R&D में एक अपने अच्छे से पैसे लगाने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर की सही में क्या नीड्स है, क्या प्रेफरेंस है, किस वजह से वो आपको एक्स्ट्रा पैसे देगा। ठीक है,
तो ये मैंने लॉयल्टी के बारे में बता दिया, कस्टमर लॉयल्टी के बारे में। उसके बाद फिर बता दिया है कि स्पेशल फीचर्स दैट डिफरेंशिएट वंस प्रोडक्ट कैन इंक्लूड सुपीरियर सर्विस, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, इंजीनियरिंग डिजाइन, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, यूजफुल लाइफ, गैस माइलेज और ईज और ऑफ यूज। ठीक है, तो ये सब चीज हो गया। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसा नहीं है हर यूनिक चीज जो है वो एक्सेप्टेबल हो। तो फिर क्या पता आपने इतना महंगा बना दिया, आपने इतना ज्यादा उसमें पैसे लगा दिए, आपने बहुत ज्यादा कस्टमर का सोचा कि शायद बेनिफिट करेगा, पर जब वो मार्केट में आया और उनको लगा नहीं कि इतना ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है इतने हाई प्राइस को, तो वो नहीं स्विच करेंगे। ठीक है, तब अगर ऐसा हो जाता है तब तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी मतलब काफी आसानी से डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को बीट कर देगी। तो फिर आप ये बताइए कि अब बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, आप किस बेसिस पे अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो? तो या तो प्रोडक्ट, या फिर प्राइसिंग, या ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो या तो प्रोडक्ट को आप इतना इनोवेटिव बना दो कि जिसमें आपके सारे कस्टमर के नीड्स वगैरह सेटिस्फाई कर दे, तो वैसा आप एक प्रोडक्ट बना दो। या फिर आप जो है द परस्यूट ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग कैन बी कॉस्टली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट कैन ऑल एड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उससे क्या होगा कि मतलब ये बता रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट में आप अपना डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइसिंग में इट कैन फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन इट्स सप्लाई एंड डिमांड एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टमर आइडियल वैल्यू फॉर इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद कंपनीज दैट डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट प्राइस कैन आइदर डिटरमाइन how to offer the lowest price or can attempt to establish superiority through high prices. Okay, मतलब अब क्या है ना कि जैसे मैंने नैनो का एग्जाम्पल दिया था, तो फिर वो आपका लोएस्ट प्राइस वाली चीज पे आ जाता है। बट अगर वो सुपीरियोरिटी अगर दे रहे हैं तो फिर वो हाई प्राइसेस मतलब लेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसमें क्या है ना कि आप ना आपका ऑर्गेनाइजेशन को आप इतने अच्छे से अपने सारे रिसोर्सेज वगैरह का यूज करते हो, आपका इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है कि वो एक आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है, जिसकी वजह से आप एक डिफरेंशिएट कर पाते हो इन द मार्केट। सो एक ये वाला पॉइंट हो गया। अब अचीविंग ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी दैट यू रीड, उसके बाद फिर क्या है? एडवांटेजेस। अब यार एडवांटेजेस में तो अगर बात करूँ तो मैंने आपको वही बताया था कि पोर्टर बाबा की रेस, तो BRESS, तो यही वाले पॉइंट्स फिर से आ जाएंगे। इसमें ही आपको सोचना पड़ेगा क्या है? राइवलरी ऑब्वियसली इसमें जो है कम होगी क्योंकि इसमें लॉयल्टी फैक्टर है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ब्रांड लॉयल्टी एक्ट्स एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स। या दैट्स ऑल। या हाँ, सही है। ठीक है, इट मीन्स अ कस्टमर विल बी लेस सेंसिटिव टू द प्राइस इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज द फर्म कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। ओके, then second point क्या है? buyers, they do not negotiate for price as they get special features and also they have fewer options in the market. Since जो है जिनको सिक्योरिटी है वैसा वाला अगर आप मैकबुक की बात करो तो उसका बहुत अलग है, वो उसका सिक्योरिटी, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी पावर बैकअप बहुत अलग है। तो फिर अगर आप वो यूज कर रहे हो, कस्टमर को दिख रहा है कि हाँ इतना, बायर को दिख रहा है कि अगर वो इतना ज्यादा स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अंदर, हमारी सारी डिमांड्स फुलफिल हो रही है, तो फिर वो क्यों ही मतलब प्राइस के लिए इतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक है, दे विल बी लॉयल टू दैट प्रोडक्ट। सो दिस इज द थिंग। सप्लायर, because differentiators charge a premium price, they can afford to absorb higher cost of the suppliers and the customers are willing to pay extra too. तो इसमें क्या है ना कि अब अगर सप्लायर जो है ना उनके, वो अगर महंगा भी करते तो वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद ही इतने ज्यादा महंगे पे भेज रहे हैं, तो वो आराम से उनकी जो सप्लायर वाली जो कॉस्ट है वो आराम से कंज्यूम हो जाएगी। एंड उनके बायर्स जो उनका कस्टमर बेस है वो भी इतना ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है नहीं, और वो मतलब हायर प्राइस पे भी दे सकता है। एंट्रेंस में क्या हो जाता है ना कि अब जैसे ये है MI OnePlus होगा या फिर आपका मतलब और भी ओप्पो वगैरह जो भी आते रहते हैं, विल नॉट हैव दैट मच इम्पैक्ट ऑन एप्पल। मतलब उनका इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एप्पल अलग चल रहा है और ये सब अलग चल रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी इनका अगर आप देखो OS अलग है ना सबका, मतलब इसमें एप्पल का अपना अलग है उसका iOS, बट अगर आप उसमें देखो अपना जितने भी और सारे फोन्स हैं वो सब एंड्रॉइड बेस है, एक गूगल का भी अलग है। चलो, तो ये सब चीजें काफी डिफरेंशिएट भी कर देती हैं। अब जो कस्टमर्स जो जैसा भी उनकी नीड्स हैं, थोड़ा इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कांट
can't replace differential products which have high brand value and enjoy customer loyalty. ठीक है, सब्स्टिट्यूट इतना कोई होता नहीं है, मतलब अगर इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन उनकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको वो बिल्कुल रिड्यूस नहीं कर सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता. डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी इन लॉन्ग टर्म्स यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन. देखो अब जो है ना, मतलब अगर आप एप्पल के लिए देखो तो जितना पहले उसका था लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी, वो आज नहीं है. आज जो है कस्टमर्स दे आर शिफ्टिंग. ठीक है, क्योंकि अब उनको एक तो बहुत ज्यादा कॉपी भी हो चुका है बहुत सारी चीजें. ठीक है, सैमसंग का भी आई थिंक कुछ है, सैमसंग एप्पल का भी कोई केस चल रहा है जिसमें आई थिंक एप्पल ने शायद कुछ सैमसंग का कॉपी करा है. आई एम नॉट श्योर, इट्स ओके, आप चेक कर लेना, वरना फर्क नहीं पड़ता अभी. ठीक है, तो वो चीज छोड़ो आप. तो अभी क्या हम बात कर रहे हैं, अब आप अगर एप्पल का देखो और आप अगर वन प्लस को देखो, ठीक है, तो फिर वन प्लस भी बहुत ज्यादा अच्छा है, उसकी कैमरा क्वालिटी, उसका बैटरी पावर बैकअप, ये काफी सब कुछ अच्छी है चीजें. ठीक है, तो मतलब यूनिकनेस अब इसमें है, बट इतनी ज्यादा नहीं है कि कस्टमर जो जिसको थोड़ा बहुत लाइक डिमांड्स थे वो सिर्फ वही फुलफिल कर सकता है. वन प्लस भी वही कर सकता है ना. तो एक तो ये वाली चीज हो गया. फिर चार्जिंग टू हाई अ प्राइस फॉर डिफरेंशिएटेड फीचर्स में कॉज द कस्टमर टू स्विच ऑफ टू अनदर ऑल्टरनेटिव. गॉट इट. डिफरेंशिएशन फेल्स टू वर्क इफ इट्स बेसिस इज समथिंग दैट इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर्स. अब डिफरेंशिएशन तो आपने कर दिया, बट इतना ज्यादा लाइक फर्क क्या पड़ता है, मतलब अगर कस्टमर को फर्क ही नहीं पड़ा कि अगर ये स्पेसिफिकेशन हो या ना हो, तो वो आपका डिफरेंशिएशन बेकार हो जाता है. ठीक है, अब now just read focus strategy and then only the last topic that will be best cost provider strategy that will be left. Okay, so the chapter is gonna finish, so stay in this lecture and just watch the full lecture. Okay, so focus strategy में क्या होता है कि focus strategy, a successful focus strategy depends on an industry segment that is of sufficient size. ठीक है, अभी वो इंडस्ट्री का मैंने आपको शायद पहले बताया था, इतना ज्यादा लाइक उसमें अभी सब लोग नहीं आए, एंटर नहीं कराए, लाइक वहां पे बहुत ज्यादा सप्लायर्स नहीं है, तो इंडस्ट्री सफिशिएंट साइज की है, हैज गुड पोटेंशियल ग्रोथ. अभी उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ है, मतलब अभी उसकी डिमांड, जो कस्टमर की डिमांड है वो अभी थोड़ी रह गई है फुलफिल होने से, एंड दैट एरिया इज क्वाइट अनएक्सप्लॉइटेड. ठीक है, एंड इट्स नॉट क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ अदर मेजर कंपेटिटर्स. ठीक है, एंड इट्स नॉट कि उनकी सक्सेस अदर जो मेजर कंपेटिटर्स है उनका थोड़ा अलग है, और ये वाले जो अभी जो मतलब अनडिस्कवर्ड एरिया है वो अलग है. ठीक है, सो स्ट्रेटेजीज सच एज मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट को पेनिट्रेट करना और मार्केट को डेवलप करना, ये जो है ये ऑफर सब्सटेंशियल फोकसिंग एडवांटेज. तो ये चीज आप याद रखना कि मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट डेवलपमेंट. ठीक है, मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट डेवलपमेंट जो है वो एक सब्सटेंशियल फोकस एडवांटेज आपको देती है. ठीक है, सो मिड साइज और लार्ज फर्म जो है वो आपको क्या कर सकती हैं, कैन इफेक्टिवली परस्यू फोकस बेस्ड स्ट्रेटजीज ओनली इन कंजंक्शन विद डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप बेस्ड स्ट्रेटजीज. या तो अब क्या होगा फोकस स्ट्रेटजी में, या तो फिर वो आपकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा या फिर कॉस्ट लीडरशिप होगा. ठीक है, और ये फोकस स्ट्रेटेजी आपकी तभी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है जब कस्टमर के ना थोड़ी डिस्टिंक्टिव आपके प्रेफरेंसेस होते हैं. ठीक है, सॉरी यार, हाँ, तो कस्टमर्स जो है ना उनके कुछ थोड़े से अलग लाइक चॉइसेस होती हैं, तभी ये आपका वर्क करेगा. वरना अगर कस्टमर्स की ऐसा कुछ लाइक रिक्वायरमेंट्स, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो वो नहीं करेगा. ठीक है, एंड उसमें एक और चीज है कि राइवल फर्म्स आर नॉट अटेम्प्टिंग टू स्पेशलाइज इन द सेम टारगेट सेगमेंट. ठीक है, तो राइवल फर्म्स जो है ना उन्होंने मतलब अभी स्पेशलाइज करने की सोची भी नहीं है इसमें, तभी आपका अभी यहाँ पर आना बहुत सही रहेगा. ठीक है, ये चीज बता रहे हैं. फोकस स्ट्रेटेजी में आपका मे कॉन्सेंट्रेट ऑन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, जोग्राफिक मार्केट और ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन्स सेगमेंट्स इन ऑर्डर टू सर्व अ वेल डिफाइंड बट नैरो मार्केट. ठीक है, जिससे अब आपका ना ये बता रहे हैं कि किस किस चीज पे फोकस स्ट्रेटेजी कॉन्सेंट्रेट करती है. एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर पे करती है, जोग्राफिक मार्केट पे करती है, या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट पे करती है. ठीक है, जिससे उसका लाइक नैरो मार्केट मिल जाए. ओके, अब फोकस कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है, तो इसमें क्या होता है फोकस कॉस्ट लीडरशिप कि आप दे भी रहे हो कस्टमर्स को लाइक एक नीश, एक आपका नैरो कस्टमर बेस है. सपोज अगर आप क्लेयर्स की बात करते हो, ठीक है, क्लेयर्स आपका लाइक एक आई थिंक विमेन का वो है एसेसरीज ब्रांड, तो फिर वो क्या है कि वो मतलब इसका बेस ओनली फीमेल्स हैं, लोग हैं, और उनका मतलब
थोड़ा नैरो लोग ही हैं, जो लोग एसेसरीज वगैरह ज्यादा मतलब वो यूज करते हैं, उनका जो प्रेफरेंसेस है उन लोग को वो केटर करता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, और वो इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है, वो सबसे सस्ता देने की ट्राई करता है, ठीक है। तो फिर वो चीज हो गया, तो वो क्या हो गया आपका कॉस्ट लीडरशिप वाली चीज आ गई है कि यहाँ पर कॉस्ट कम करके वो कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज्यादा कम दे रहे हैं, मतलब कंपैरेटिवली जो अदर जो कंपेटिटर्स हैं उनसे तो कम ही दे रहे हैं वो प्राइस, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर फोकस डिफरेंशिएशन में क्या होता है, फोकस डिफरेंशिएशन में ऑब्वियसली द यूनिक फीचर्स कम्स हियर। अगर आप रोल्स रॉयल्स की अगर आप जो है सपोज कोई एक सेकेंड, हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप रेटिना स्पेशलिस्ट है, ठीक है, आप कोई अगर कोई डॉक्टर है, तो अगर वो डॉक्टर तो हर कैसे भी हो सकता है ना, तो अगर आप डॉक्टर का अगर रेटिना स्पेशलिस्ट है तो मतलब वो एक ही प्रोडक्ट में एक ही मतलब डिफरेंशिएट कर रखा है उन्होंने, ठीक है। तो वो एक आपका आ जाता है इसमें मतलब फोकस स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है। और भी लाइक कुछ कार्ड्स वगैरह जो होती हैं वो इतना बहुत ज्यादा लग्जरी कार्ड्स वगैरह जो होती हैं वो ओनली स्पेसिफिक जो मतलब कस्टमर बेस है बस उनको केटर करता है, वो सबके लिए नहीं होती है, वो सबको देती भी नहीं है। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। उसके बाद इसके बाद उन्होंने बता रखा है कि लाइक एक डोमेस्टिक ग्रुप को भी कर सकते हैं टारगेट, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया को इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अब यहाँ पर ये बता रखा है कि उनका यूनिकनेस होती है, वो टारगेट करते हैं नैरो मार्केट को, मतलब यही इसका क्रक्स निकल के आ रहा है अभी तक। तो फिर अचीव कैसे कर सकते हो आप फोकस स्ट्रेटेजी को, सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक नीश, या फिर क्रिएटिंग सुपीरियर स्किल्स, या फिर जनरेटिंग हाई एफिशिएंसी, डेवलपिंग इनोवेटिव बेस। तो इससे आप कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ये हैं, प्रीमियम प्राइसेस कैन बी चार्ज बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फोकस प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रीमियम प्राइसेस बहुत ज्यादा लग्जरी कार्ड्स हैं, या फिर वो मतलब डायमंड्स की अगर बहुत ज्यादा लाइक वो हो गए, अगर कोई शोरूम्स वगैरह हैं तो वो लोग मतलब एक बहुत कम लोग कोई केटा करते हैं, और उसके बाद उनका फोकस लाइक एक कस्टमर बेस होता है, तो उससे वो ज्यादा मतलब चार्ज भी कर लेते हैं, बिकॉज उनको पता है कि कस्टमर के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है कहीं जाने के लिए, तो वो उनका कस्टमर लॉयल रहता है उनसे, ठीक है। ड्यू टू ट्रेमेंडस एक्सपर्टाइज अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज that organizations following focus strategy offer rivals and new entrants may find it difficult to compete. New entrants और rivals जो हैं वो भी difficulty face करते हैं to enter in the market. Disadvantages क्या है, the firm lacking in distinctive competencies may not be able to pursue focus strategies. अगर फर्म के पास कोई distinctive एक कॉम्पिटेंसी नहीं है उनके पास कुछ, तो फिर वो कम्पीट नहीं कर सकते, वो लोग नहीं आ सकते इसमें, वो लोग मतलब इस वाले मार्केट में वो लोग अपना होल्ड नहीं रख सकते। ड्यू टू लिमिटेड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज कॉस्ट आर हाई विच मे कॉज प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। इन लॉन्ग रन द नीश could disappear or taken over by large competitors by acquiring the same distinctive competencies, ठीक है। अब ऐसा है ना कि अब आपने स्टार्ट तो कर दिया, उस समय तो आपका नीश था, बट अब तो कॉम्पिटिटर्स भी आएंगे ना, उनको भी लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा लेकिन इसमें ग्रोथ हो रही है, तो वो लोग भी अपना आएंगे, तो वो आपका नीश जो है वो मतलब जो आपका होल्ड जो था वो दैट कैन डिसअपियर। तो ये हो गया। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है, इसमें ना मतलब ओके, तो मैं आपको आपके साथ ही रीड कर लेती हूँ। ऐसा करते हैं, द न्यू मॉडल ऑफ बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी इज अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ अबव 3 जेनरिक स्ट्रेटेजीज। जो अभी हमने ऊपर जो 3 जेनरिक स्ट्रेटेजीज पढ़ी हैं दैट आर कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी, तो उसका ये थोड़ा सा ना मतलब एक डेवलपमेंट हुआ है इसमें, ठीक है। तो वो चीज है, इट इज directed towards giving customers more value for the money by emphasizing both low cost and upsell differences. तो अब ना लाइक इसमें क्या होता है कि एक ओके जस्ट अ सेकेंड, मैं और चीज को रीड कर लेती हूँ। इसमें ये नहीं बता रहे हैं कि आप ना कि लाइक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या था कि आप अपना प्राइस हाई रखो या फिर सीधे प्राइस कम कर लो। ये कह रहे हैं दोनों चीजों को लो, मतलब आप अपना प्राइस भी कम रखो, थोड़ा एक्स्ट्रा भी दो। ये वाली जो होती है इसलिए इसको बोलते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 2 वेज से आप भी कर सकते हो वाली मतलब अप्लाई कर सकते हो, या तो आप क्या कर लो कि आप लिख दो कि सपोज लेस है, इसमें आपने 5% डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। लेस का पहले सपोज आपका कितने रुपीज 10 रुपीज का था, उसके बाद आपने कहा 5%, उसके बाद डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के बाद हाँ थोड़ा हो जाता है ना कस्टमर का कि चलो ठीक है सस्ता मिल रहा है तो हम उससे ले लेते हैं। तो एक वो चीज हो सकती है कि आपने क्या करा कि आपने थोड़ा अपने प्राइस को कम कर दिया, ठीक है। और
और मतलब थ्रू ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस देन व्हाट इट इज एंड देन व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड बाय द राइवल्स। जितने राइवल्स जो कर रहे हैं उससे थोड़ा कम पैसे में आप दे दो, और फिर कम वाइल विद कंपेरेबल क्वालिटी एंड फीचर्स, जो उनकी जो मतलब क्वालिटी और फीचर्स जो है उन जैसे ही हैं बट जो उनसे प्राइस कम है। बिग बाजार भी ऐसा ही है ना। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्जिंग सिमिलर प्राइसेस एज बाय द राइवल फॉर प्रोडक्ट विद मच हायर क्वालिटी एंड बेटर फीचर्स। तो आप क्या है ना कि अब आप सपोज अब आप लेस की बात कर रहे हो तो उसमें क्या बोलते हैं 25% एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम, प्राइस सेम है 25% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो भी एक कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आपने थोड़ी क्वालिटी बढ़ा दी, प्राइस सेम रखा, तो तब भी आप एक ना अपने कॉम्पिटिशन से स्टैंड आउट हो जाओगे। तो इसके बाद जो आपके ये चार्ट जो दे रखा है दैट इज जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग ऑल द पॉइंट्स, सो जस्ट रीड इट। एंड या समवन आस्क्ड मी अ क्वेश्चन अबाउट द की फैक्टर्स फॉर competitive success. So I will explain that thing now. So just a second, just let me read this concept, then I will be explaining it. Okay, this is in the chapter number 2. Someone asked me, so I am telling you. Okay, so देखिए, so इसमें क्या है, की फैक्टर्स फॉर कम्पेटिटिव सक्सेस। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये है कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कंपटीशन में सक्सीड कराएंगी। ठीक है, ये वाला टॉपिक में आपने पूछा था ब्रीफ में क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या है कि इसमें ये चीजें आपका मतलब आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन हो आप, ठीक है, तो आप ये देखोगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे को पता है कंपटीशन से आगे मेरे को सक्सेस करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक अब स्टार्टिंग से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एंड इंडस्ट्रीज की सक्सेस फैक्टर्स आर दोज थिंग्स दैट मोस्ट अफेक्ट इंडस्ट्री मेंबर्स एबिलिटी टू प्रॉस्पर इन द मार्केट प्लेस। तो वो ऐसा थिंग्स हैं जो कि इंडस्ट्री मेंबर की एबिलिटी टू प्रॉस्पर, एबिलिटी क्या कैसे प्रॉस्पर करेगा मार्केट प्लेस में, सबसे ज्यादा वो इफेक्ट करती है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड मतलब जो भी है उसका पॉइंट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि KFCs by their nature are so important that all the firm in the industry, जो KFC वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब एक एनालिसिस, जैसे हम इंडस्ट्री का एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज बन जाती है, क्योंकि सारी फर्म्स को जो भी इंडस्ट्री में है उनको पे करना पड़ता है, उनको पे करना चाहिए क्लोज अटेंशन टू देम। तभी अगर आप उन पे क्लोज अटेंशन दोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या लाइक कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर मेरे पास ना आके दूसरे के पास क्यों जा रहा है, कस्टमर जो है लाइक अपने जो जितने भी सेलर्स है उनमें क्या एक स्पेसिफिकेशन ढूंढ रहा है, और मतलब क्या मार्केट में क्या चल रहा है। चलो वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो मैं बताती हूँ। तो दे आर द प्री रेक्विजिट फॉर इंडस्ट्री सक्सेस। तो ये आपके प्री रेक्विजिट है, मतलब ये तो आपको करने ही पड़ेंगे एनालिसिस, तभी अगर आपको इंडस्ट्री में सक्सेस करना है। और टू पुट इट अनदर वे, KFCs आर द रूल्स दैट शेप वेदर अ कंपनी विल बी फाइनेंशियली एंड कॉम्पिटिटिव सक्सेसफुल। ये ऐसे रूल्स हैं, अगर ये ऐसे मतलब अभी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, वो ऐसे क्वेश्चन अगर आपने उनको आंसर कर दिया तभी आप फाइनेंशियली और कॉम्पिटिटिवली आप सक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन कि आपकी कस्टमर आपके भी और दूसरे सेलर में, मतलब दूसरे सेलर को अगर चूज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और वैसे अगर आप दूसरे को नहीं अगर आपको भी कर रहा है तो वो क्यों चूज कर रहा है, मतलब किस बेसिस पे वो सारे के सारे सेलर्स को डिफरेंशिएट कर रहा है। पहले तो ये आपको क्वेश्चन पूछना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आर क्रूशियल। ठीक है, मतलब कौन से ऐसे प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक कि प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशन या क्या अगर मार्केटिंग है या फिर क्या चीज है जिसकी वजह से वो इतना क्रूशियल बन जाता है कि वो मतलब कि जो कस्टमर है उस चीज के ऊपर ही मतलब अपना लाइक फोकस रखता है। ठीक है, what resources and competitive capabilities does a seller need to have to be competitively successful। उसको क्या कैपेबिलिटीज है, क्या उसके पास ऐसी चीजें होनी ही चाहिए अगर वो सक्सेस हो। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अगर आप इसका आंसर कर ली, यही है वो की फैक्टर्स जिसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद प्लीज एग्जाम्पल्स हैं वो तो आप पढ़ सकते हैं, आपने वैसे भी ब्रीफ में बोला था। सो डन। हाँ, so thank you for watching. So I think chapter number 5 is over guys, so please read जितने भी अभी तक 4-5 chapters हमने पढ़े हैं, just read it and you will get to know everything about it। and I don't think so कि आप लोग को अब लग रहा होगा कि इसको ना हमें रटना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ रहा है। I think you will be much feeling like the subject which we had in class 11 or 12 like business studies or commerce if you are from ICSE board। तो वही है, मतलब सेम ही चीज है, समझना ही है, इसमें ज्यादा रटना बटना नहीं है। एंड आई होप ये आपका कुछ बेनिफिशियल हो रही है आपकी क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक देखा है तो थैंक्स अ लॉट। एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इफ यू विल डू इट
it gives the motivation to the creator also to make more such videos, to help to make doubt solving sessions, or to motivate people, or to whatever. So just subscribe the channel if you haven't, okay, and just like the video if you like it, and thank you. Bye bye, take care.